कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। और तभी लड़का तो ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन लड़की की रोप लूज हो जाती है जिसकी वजह से वो लटक जाती है। वो लड़के से वो अपने आप को ऊपर खींचने आ कहती है, तभी उसके मुंह पर खून की कुछ बूंदें गिरती हैं और जब वो ऊपर देखती है तो उस लड़के को किसी ने मार दिया था और फेंक दिया था। तब उस लड़की की रोप को भी कोई ऊपर खींच रहा होता है और वो खुद को बचाने की कोशिश करती है और रोप को काट देती है और नीचे गिर जाती है, जहाँ सामने उसके बॉयफ्रेंड की लाश भी थी। वो चिल्लाती है और उसको कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं जिनको सुन के वो भागने लगती है। और वो अब बस अपनी कार तक पहुंच ही गई थी कि उसके पैर में एक कांटेदार वायर लगता है और वो गिर जाती है और उसको कोई पकड़कर खींच लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक लड़के पर जो अपनी कार में कहीं जा रहा होता है। वो आगे देखता है कि काफ़ी ट्रैफिक की वजह से रोड ब्लॉक है। वो कार से बाहर निकलकर पता करता है, जिस पे उसे पता चलता है कोई ट्रक पलट गया है, तो अब काफ़ी टाइम लगेगा उस रास्ते को खुलने में। उसके बाद वो अपनी कार को घुमाकर वापस लेता है। दरअसल वो एक इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है और लेट हो रहा होता है। उसके फ़ोन में भी अब सिग्नल नहीं थे, इसलिए वो गैस स्टेशन पर जाते ही ताकि वहाँ के फ़ोन से कॉल कर सके। लेकिन यहाँ भी फ़ोन डेड था। वो वर्कर से पूछता है कि हाईवे के लिए क्या कोई दूसरा रास्ता है, जिस पे वो बोलता है मुझे मालूम नहीं। अचानक उसकी नज़र वहाँ लगे एक मैप पर जाती है जिसमें उसको एक कच्चा रास्ता दिखता है जो हाईवे की तरफ जा रहा होता है। और वो वर्कर से कहता है कि दोबारा मिलते हैं और चला जाता है। लेकिन वो वर्कर उसके जाते ही कहता है कि मुझे नहीं लगता हम दोबारा मिलेंगे। और लड़का अपनी कार लेकर चल देता है। थोड़ा आगे जाने पर वो एक दो रास्ते वाली जगह पर पहुंचता है और लेफ्ट वाली यानी जो उसने मैप पर देखी थी इस पर चल देता है। रास्ते से गुजरते हुए उसकी नज़र एक मरे हुए जानवर पर जाती है और सामने उसकी कार एक रोड से बीच लगी कार से टकरा जाती है और कार के मालिक उधर आ जाते हैं। वो 5 लोग हैं जिनमें 2 कपल और एक सिंगल लड़की होती है। लड़का डर जाता है और कहता है मैं आपके नुकसान की भरपाई कर दूंगा। और उन लोगों से पूछता है आपके कार के टायर फटे क्यों हैं। तब उनमें से एक लड़की कहती है किसी ने कांटों वाले तार छोड़ रखे थे। इतने में दूसरी लड़की आकर बताती है कि ये किसी ने जानबूझकर किया है, मुझे ये तार पेड़ से बंधा मिला और इस लड़की का नाम जेसी था। अब वो कहती है कि मैं गैस स्टेशन पर जाती हूँ, शायद वहाँ पर फ़ोन हो और हम किसी को मदद के लिए बुलाएं। तब वो लड़का जो इंटरव्यू को जा रहा था कहता है वहाँ फ़ोन ख़राब है, मैं अभी वहीं से आया हूँ। वहाँ उस लड़के का नाम पता चलता है क्रिस। इसके बाद वो लोग कहीं अच्छी जगह तलाश करने लगते हैं, जबकि एक कपल वहीं रुक जाता है स्मोकिंग के लिए। लेकिन उधर ही कोई उनको कपल चुपके चुपके देख रहा था। वो कपल किस कर रहे होते तब भी कोई वहीं दूसरी तरफ से उन लोगों को देख रहा था। दूसरी तरफ वो लोग आग जली हुई देखते हैं, वो आवाज़ें लगाते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता। क्रिस आगे जाने को मना करता है और अब वो आगे चल देते हैं। दूसरी तरफ वो कपल क्रिस की गाड़ी में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी एविन यानी वो लड़का उसको कुछ सुनाई देता है और वो उस तरफ चल देता है। इसकी गर्लफ्रेंड इसको आवाज़ देती है और एविन वहाँ नहीं था। दूसरी तरफ दूसरा एक कपल जिनका नाम स्कॉट और कार्ली है अपनी शादी की प्लानिंग कर रहे होते हैं। और उधर लड़की जो एविन के साथ थी उसको एक शूज़ दिखाई देता है। वो जंगल के एक कटे हुए कान को भी देखती है और डर जाती है। तभी इस लड़की पर हमला होता है और इसे कोई पकड़कर पीछे खींच लेता है। फिर सीन दूसरे कपल पर जाता है जहाँ कार्ली स्कॉट को नहीं दिखती और वो उसको आवाज़ें देता है कि तभी कार्ली उसको पीछे से आकर डरा देती है और बहुत हंसती है। और अब ये दोनों क्रिस और जेसी के पास आ जाते हैं और अब ये चारों एक घर तक पहुंच जाते हैं जहां बहुत सी बेकार पुरानी कार खड़ी थी। और क्रिस घर को दरवाज़ा खटखटाता है जिस पर स्कॉट और जेसी मना करते हैं। जवाब में क्रिस कहता है हमें फ़ोन की सख्त ज़रूरत है, जिस पर वो सब बाद में राज़ी हो जाते हैं। अब वो अंदर आकर वहाँ पर रखे सामानों को देख ही रहे होते हैं कि उन्हें सभी कार्स की चाबी और अजीब चीज़ें दिखती हैं। अब कार्ली कहती है मुझे बहुत तेज़ सूसू आया है और उसको बाथरूम मिल भी जाता है। वो बाथरूम में रखे कंटेनर देखती है जिसमें इंसानी आंखें और दांत थे। दूसरी तरफ क्रिस को भी इंसानी बॉडी के पार्ट्स और वो तार जिनसे कार को पंक्चर किया गया था मिल जाते हैं। अब वो सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। लेकिन इतने में ही उधर एक ट्रक आ रहा होता है जो उनकी गाड़ी घसीट कर लाया था। अब ये फंस गए थे और वहाँ एक जगह छुप जाते हैं। तभी इन लोगों के सामने उस लड़की की डेड बॉडी गिरती है जिसको ये लोग उसके बॉयफ्रेंड के साथ कार के पास छोड़कर आए थे। ये सभी बहुत ज़्यादा डरे होते हैं और दूसरी तरफ वो इनके दोस्तों को काट रहे होते हैं। कुछ टाइम बाद सब शांत हो जाता है। वो आदमखोरों को दिखाया जाता है जो अब सो गए थे। तब ये लोग हिम्मत करके वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और कामयाब हो भी जाते हैं। लेकिन वो आदमखोर भी जाग गए थे और अपना ट्रक स्टार्ट करके इनके पीछे आने लगते हैं। और अब ये सब लोग एक जगह आते हैं जहाँ बहुत सी कार होती हैं। क्रिस कहता है कि शायद यहाँ कोई कार काम की हो। तभी वहाँ आदमखोर ट्रक लेकर आ जाते हैं तो वो लोग छुपकर देखने लगते हैं। तभी क्रिस कहता है हम उस ट्रक को लेकर भागेंगे कि क्योंकि वो स्टार्ट है।
तब स्कॉट कहता है हम में से एक इंसान एक तरफ भागेगा, बाकी के दूसरी तरफ, जिस पर क्रिस एकदम भाग जाता है और उनका ध्यान अपनी तरफ करता है, लेकिन उसके पैर में गोली लग जाती है। काली का फियांसे भी दूसरी तरफ भागता है और क्रिस अपने पैर पर अपनी बेल्ट बांध लेता है और वो दोनों लड़कियां क्रिस को लेकर ट्रक तक आ जाती हैं। दूसरी तरफ स्कॉट के पीछे आदमखोर लगे होते हैं। स्कॉट भाग रहा होता है। अब ट्रक लेकर ये तीनों स्कॉट तक पहुंच ही जाते हैं, लेकिन एंड वक्त पर उसको आदमखोर पीछे से सीने में तीर मार देता है, जिसकी वजह से अब उन्हें स्कॉट को छोड़कर जाना पड़ता है। कुछ आगे जाने पर उनका ट्रक एक कीचड़ में फंस जाता है। अब इन्हें बाहर निकलना पड़ता है भागने के लिए, लेकिन वो स्कॉट के फियांसे वहीं बैठकर रोने लगती है और कहती है हम कितना भी भागें वो हमें पकड़ ही लेंगे। इस पर जेसी और स्कॉट उसको समझाते हैं कि तुम्हें स्कॉट के लिए जिंदा रहना होगा, क्योंकि वो हमारे लिए मर गया। तब उसके हिम्मत आ जाती है और अब वो लोग आगे रोड ढूंढने निकल जाते हैं। अब कुछ दूर आने पर इन्हें एक टावर हाउस दिखता है, जिस पे लोग जाते हैं ताकि इन्हें कोई फ़ोन या रेडियो मिल जाए। अब यहाँ इनको मेडिकेट मिलती है, जिससे जैसी क्रिस को ट्रीट करने का ट्राई करती है। तभी उनके एक रेडियो भी मिल जाता है। वो लोग फ्रिक्वेंसी सेट कर ही रहे होते हैं कि वहाँ आदमखोर आ जाते हैं, और वो वहाँ से आगे जा ही रहे होते हैं कि रेडियो पर वॉइस आने लगती है, जिसको वो वैशी भी सुन लेते हैं और टावर के ऊपर चढ़ने लगते हैं। अब ये तीनों टावर के गेट पर भारी सामान रखते हैं, जिससे वो अंदर ना आ सकें। कुछ मिनट बाद अब इन लोगों को लगता है शायद वो चले गए हैं कि अचानक पूरा टावर हिलता है। मतलब आदमखोर इस टावर को अब जला देते हैं। आग अंदर आने ही वाली होती है, पर क्रिस बोलता है हमें उस विंडो से उन पेड़ों की टहनियों पर कूदना होगा, और कूद जाता है। टावर में आग लग रही होती है। क्रिस इन दोनों को भी कूदने का कहता है और अब तीनों पेड़ पर लटक जाते हैं, और अब आदमखोर भी पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और काली के मुंह में एक कुल्हाड़ी से वार करते हैं, जिससे काली के मुंह का ऊपर का हिस्सा वहीं पेड़ पर रह जाता है और बाकी का नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। यह सीन ज़रूर देखने लायक था। क्रिस और जस्सी ये देखकर बहुत डर जाते हैं और हिम्मत से काम लेते हैं और बिना शोर किए पेड़ों की टहनियों पर चलते हैं। उसके बाद एक वैशी जैसी को पकड़ने वाला ही होता है कि क्रिस इस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। अब वो एक पानी के झरने में छुप जाते हैं, जहाँ दूसरी तरफ वैशी उन्हें देख नहीं पा रहे होते हैं। यहाँ इन दोनों में कुछ इमोशनल बातें होती हैं और ये लोग यहीं सो जाते हैं और अगली सुबह ये वहाँ से निकलते हैं। कुछ आगे जाने पर इन्हें वहाँ रोड दिख जाता है, जिसको देखकर ये खुश होते हैं। तभी एक कुल्हाड़ी आकर क्रिस के करीब एक पेड़ पर लगती है। मतलब आदमखोर भी आ ही गए थे। क्रिस नीचे गिर जाता है और वो वैशी जैसी को पकड़कर ले जाते हैं। क्रिस गिरकर रोड तक पहुंच जाता है, जहां उसको एक पुलिस की कार दिखती है। पुलिस ऑफिसर बोलता है कि रेडियो से मैसेज किसने भेजा है, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। क्रिस और इंस्पेक्टर बात कर ही रहे होते हैं कि एक तीर सीधा आकर ऑफिसर की आंख में लगता है और वो वहीं मर जाता है। क्रिस भी अब छुप जाता है और जैसे ही वो वहशी ऑफिसर और कार को अपने साथ ले जा रहा होता है, तो क्रिस भी इसकी कार के नीचे चिपककर इसके साथ आ जाता है। अब दिखाया जाता है जेसी को, जिसको इन वहशियों ने बेड पर बांधा हुआ था और इनमें से एक जेसी को डरा रहा था। इतने में दूसरा वहशी और उसकी कार के नीचे क्रिस भी वहां पहुंच जाते हैं। उधर जेसी लगातार रो रही होती है, क्योंकि अब वो भी मरने वाली थी कि अचानक इनके घर के गेट पर क्रिस आग लगा देता है और कार लेकर अंदर घुस जाता है। यहाँ वो एक वहशी को मार भी देता है और जेसी को छुड़ा ही रहा होता है कि दूसरा वहशी आकर इस पर हमला करने लगता है। क्रिस इससे बचता रहता है और अब क्रिस को पकड़ लेता है। इतने ही देर में जेसी एक तीर से उस वैशी को मार देती है, जिससे क्रिस आज़ाद हो जाता है। इतनी देर में तीसरा वैशी भी आ जाता है और उनमें लड़ाई होती है। उसके बाद इस तीसरे वाले को लिटाकर क्रिस बाहर आ जाता है। उसके पास बंदूक थी और उसमें एक ही गोली थी। अब वो पेट्रोल टैंक में ऐसी गोली मारता है जिससे एक बड़ा धमाका होता है और सब जल जाता है। अब आगे सीन में दिखाया जाता है आदमखोरों का ट्रक, जो कि गैस स्टेशन पर आ रहा है, जिसे देखकर वहां का वर्कर अंदर जाकर डोर लॉक करके विंडो से देख रहा होता है। और अब इस ट्रक से कोई और नहीं, क्रिस बाहर आता है और सीधा आकर उस मैप को फाड़ देता है, जिसकी वजह से वो गलत रास्ते पर गया ताकि कोई और उस रास्ते पर ना जाए, जिसे गैस स्टेशन वर्कर देखकर शॉक हो जाता है कि लाइक ये कैसे बच गया। और बस क्रिस ट्रक में वापस जाता है जहाँ जैसी भी थी, और वो दोनों ट्रक लेकर निकल जाते हैं और कहानी यही ख़त्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ गुड लाइफ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की कहानी है हमारी रॉन्ग टर्न 2। इससे पहले हम रॉन्ग टर्न 1 को भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और मैंने लिंक भी डाल दी है। तो चलो शुरू करते हैं कहानी।
कहानी की शुरुआत में एक कार दिखाई जाती है जिसमें एक लड़की होती है और वो किसी रियलिटी शो की कंटेस्टेंट होती है। वो दरअसल किसी प्रोजेक्ट के लिए लोकेशन देखने जा रही होती है और किसी टॉमी नाम का आदमी से बात कर रही होती है। और अब आके आकर उसको दो रास्ते दिखाई देते हैं, जिस पे वो टॉमी से पूछती है मुझे किधर जाना है। यहाँ दो रास्ते हैं। टॉमी कहता है मुझसे वो बताने में टाइम लगेगा, तो और तुम किसी गलत रास्ते पर मत जाना। लेकिन वो लड़की उनमें से गलत रास्ते को चुनती है, जो कि एक रॉन्ग टर्न था। जी हाँ, यही हमारी कहानी का नाम भी है। खैर, अब वो उस रास्ते पर चल रही होती है और अचानक उसके फ़ोन के सिग्नल चले जाते हैं। इस लड़की का नाम किम्बरली है और ये फ़ोन को देख ही रही होती है कि कोई उसकी कार से टकरा जाता है। किम्बरली डर जाती है और कार को रोक देती है और अपने मिरर में उस बॉडी को देखकर आशा करती है कि वो मरा ना हो, और कार से निकलकर उसे देखने जाती है। मदद के लिए आवाज़ लगाती है और उस बॉडी के मुंह में हाथ देती है ताकि उसे सांस आ जाए। और अचानक वो उठता है और किम्बरली के मुंह को ही काट लेता है और बहुत बुरी तरह से उसे जख्मी कर देता है। अब किम्बरली पीछे भागती है, लेकिन पीछे एक और वैशी खड़ा होता है। वो उसको पकड़ लेता है और अपनी कुल्हाड़ी से किम्बरली को दो हिस्सों में काट देता है। अब ये दोनों वैशी किम्बरली के दोनों पार्ट्स को ले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है एक फॉर्मर कर्नल पर जिसका नाम डेल मर्फी है, और वो एक सर्वाइवल गेम को शुरू करने वाले हैं जिसका टाइम 5 दिन का था और उसमें 6 कंटेस्टेंट थे। दरअसल ये वो रियल टीवी शो है जिसकी कंटेस्टेंट किम्बरली भी थी, और इसके अलावा 5 कंटेस्टेंट और, जिनमें पहला जॉन्सी है जो एक स्केटबोर्डर है, और दूसरी एलेना जो कि एक बिकिनी मॉडल है, और तीसरी नीना जो कि एक ग्राफिक आर्टिस्ट थी, चौथा जैक जो फुटबॉल प्लेयर था, और पांचवी और लास्ट एम्बर जो एक वेटरन थी इराक से। अब कर्नल बोलते हैं कि इन 6 कंटेस्टेंट को 5 दिन वर्जीनिया के जंगल में सरवाइव करना होगा। जो आखिर में बचेगा वो जीतेगा, और इस गेम का नाम वो एपोक्लिप्स रखते हैं। मैं फिर बता दूं, छठी कंटेस्टेंट किम्बरली थी जो अब मर चुकी थी, लेकिन इनमें किसी को पता नहीं था। अब आगे देखते हैं। सब कंटेस्टेंट और प्रोड्यूसर एक साथ होते हैं, जहां 2 कैमरामैन बोलते हैं हमने चारों ओर कैमरा लगा दिए हैं, अब हम 5 दिन बाद मिलते हैं, और चले जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है जॉन्सी एलेना से फ्लर्ट करता है। वहीं प्रोड्यूसर को दिखाया जाता है जो कि एक लेडी थी जिसका नाम मारा था। वो एम्बर से कहती है मुझे तुम्हारे जैसे एब्स चाहिए। इस पर एम्बर कहती है मैं एक्सरसाइज 200 बार रोज करती हूँ, और कहती है कि ये 5 दिन लगता है बहुत लंबे गुजरने वाले हैं। तभी एक लड़का माइकल आता है जो एक कहता है किम्बरली का फ़ोन नहीं मिल रहा, जिस पर अब शो स्टार्ट करने के लिए कंटेस्टेंट कम रह जाता है। तब कर्नल मारा को कहते हैं कि तुम ही ज्वाइन क्यों नहीं करती, जिस पर वो पहले तो मना करती है लेकिन बाद में मान जाती है। कर्नल के जाने के बाद माइकल मारा को किस करता है, जिससे हमें पता चलता है कि दोनों के बीच बहुत कुछ है, और मारा कहती है ये पार्टिसिपेशन मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अब आगे दिखाया जाता है कर्नल इनको गेम के रूल बता रहे होते हैं, जिसमें वो कहते हैं तुम लोग अकेले नहीं जीत सकते एपोक्लिप्स को, तो आज तुम्हारी 3 टीम बनेगी जो खाने की तलाश में जाएगी, और हमने एक ही नंबर के 2 कार्ड बनाए हैं 3 तरह के। जो सैम चुनेगा वो उसकी टीम में होगा। तो पहली टीम में जैक और एलेना होते हैं, दूसरी में जॉन्सी और एम्बर, और तीसरी में नीना और मारा। और अब कर्नल बताते हैं कि सबको एक खास तरह का कार्ड पहनना होगा, और जो कोई भी दिन के आखिर में इसे पहना होगा वो गेम से बाहर होगा। लेकिन अगर कोई और अपनी मर्जी से दूसरे को दे दे तो वो इसे ले तो बचा सकता है। तो ये गेम नियत का है, और नियत चुटकियों में बदलेगी। और बताते हैं कि हमने चारों तरफ कैमरा लगाए हैं, और एक और सायरन ट्रिगर को खींचकर दिखाते हैं जिससे काफ़ी आवाज़ होती है। दूसरी तरफ हमें जंगल में कुछ आहट होती है, जैसे कि वो वैशी भी वहीं हो और उन्होंने इसको सुन लिया हो। और अब माइकल एक वर्कर को बोलता है सब लोगों का फ़ोन लेने के लिए, और कहता है मैं कैमरा लेकर पहले जैक और एलेना के साथ जाऊंगा। दूसरी तरफ जॉन्सी एम्बर से फ्लर्ट कर रहा होता है कि कर्नल आकर उसको डांट देते हैं, और एम्बर को आंख मार के चले जाते हैं। पेन के अंदर डेस्कटॉप पर दिखाया जाता है जहां सभी कंटेस्टेंट दिख रहे होते हैं कि अचानक एक कैमरा में दिखाया जाता है एक वर्कर जो सूसू कर रहा होता है उसको वैशी आकर मार देता है। दूसरी तरफ कर्नल जंगल में से अब सूसू करके आकर अपनी गाड़ी पर बैठने वाले ही होते हैं कि उनकी गाड़ी के टायर में एक तीर लगा होता है। वो वापस जंगल में देखने जाते हैं जहां उन्हें एक कैमरा टूटा हुआ मिलता है, और वो कहते हैं जो भी है सामने आए वरना उसका हाल मैं बुरा कर दूंगा। और उन पर अब और तीर आने लगते हैं। वो एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। तभी उनको एक वैशी दिखता है जिसको वो अपना चाकू फेंक कर मारते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता, और इतने में दूसरा वैशी आकर उनको मारकर बेहोश कर देता है। अब एम्बर और जॉन्सी को दिखाया जाता है जिनको एक टूटा हुआ तीर मिलता है जिसको एम्बर एक भाला बना देती है। अब सीन जाता है मारा और नीना पर, जहां मारा का पैर एक ट्रिगर पर पड़ जाता है और उन्हें वहां एक कार्ड मिलता है
जिस पर लिखा था तुम अब इन्फेक्टेड हो, 2 मिनट के समय में पास की नदी पर जाओ। और वो नदी को ढूंढते हैं और इन्हें मिल भी जाती है। तब वहाँ उन्हें एक पेड़ पर लगा एक फ्लैग और डिवाइस दिखती है जिसको वो लास्ट टाइम पर ले लेते हैं और ये टास्क शायद जी जाते हैं। दूसरी तरफ माइकल जैक और एलेना की वीडियो शूट कर रहा होता है और उन दोनों को इंटीमेट होने का कहता है वीडियो के लिए, जिस पर एलेना तो मान जाती है, लेकिन जैक कहता है तुमने कहा था ये एक रियलिटी शो है और मैं ये नहीं कर सकता वरना मेरे घर वाले मुझे बाहर खड़ा कर देंगे। इसके बाद माइकल और एलेना आपस में करते हैं और वहाँ उनको वैशी भी देह पेड़ों के पीछे से देख रहे होते हैं। इतने में मारा नीना भी उन्हें ऐसा करके देख लेते हैं, जिससे मारा का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से आगे आकर बहुत रोती है, जिस पर नीना उसको समझाती है कि मेरे फियांसे ने भी मुझे धोखा दिया तो तुम रो नहीं और आगे बढ़ो। दूसरी तरफ एम्बर और जॉन्सी को एक बारबेक्यू मिलता है, जिस पर एम्बर कहती है ये कोई ट्रैप हो सकता है या किसी असली शिकारी का भी हो सकता है, लेकिन जॉन्सी उसे कन्विंस कर लेता है और वो उसको उठा लेते हैं। अब आगे कर्नल को दिखाया जाता है जिनको वैश्यों ने उल्टा लटकाया हुआ था। तभी वैश्य आकर उन पर अपने चाकू से 3 बार करता है और फिर चाकू की धार तेज करने लगता है कर्नल के सामने ही। उधर मारो और नीना रास्ता भटक गई थी, उनके पास फोन भी नहीं थे। तब उन्हें एक घर दिखता है जिसमें एक जाकर फोन को तलाश करती हैं और शीशे पर लगे वैश्यों के फैमिली के फोटो देखती हैं। तभी उन्हें दूसरे कमरे से कुछ चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और जब वो दोनों चुपके से देख रही होती हैं तो वहाँ एक वेशी एक बच्चे को जन्म दे रही होती है और बच्चे की शक्ल देखकर उनकी चीख निकल जाती है, जिससे उनमें से एक वैशी उन्हें देख लेती है और उनकी तरफ आती है। तब ये इस दरवाजे को बंद करके लॉक लगा देती हैं और कुछ बाहरी सामान इस दरवाजे के पर रख देती हैं और घर के बेसमेंट को तोड़कर बाहर आ जाती है और भागने लगती है। तभी मारा के सर पर एक कुल्हाड़ी आकर लगती है और वो वहीं गिर जाती है। नीना भी पागलों की तरह भाग रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और आगे आकर अपने गले से कैमरा निकालकर हेल्प मी बोलती है। पीछे से वैशी भी आ रहा होता है और उसे वो कैमरा मिलता है। जैसे तैसा नीना उसको चकमा दे देती है। सीन जाता है एलेना पर जो आधे कपड़ों में लेटी थी और वहाँ एक वैशी उसको गंदी नजरों से देखकर अपने हाथ की ताकत चेक कर रहा होता है। तभी उसकी बीवी आकर उसके कान के नीचे 2 रख देती है और आकर एलेना को मार देती है, बड़ी ही बेरहमी के साथ, क्योंकि उसके पति ने उसके चक्कर में अपने आप को सहलाया था। खैर अब वो दोनों वैशी फ्रेंच किस करते हैं। अब दिखाया जाता है कर्नल को जिसके सामने एक वैशी दूसरे इंसान को काट रहा होता है कि तभी वहाँ एक और वैशी मारा कर ट्रक पर बांध कर ले आता है और चला जाता है। और अब एक वैशी कर्नल को मारने आता है मगर कर्नल उसके अंडे फोड़कर चाकू लेकर खुद को आज़ाद कर लेते हैं। थोड़ी देर आपस में इनमें लड़ाई होती है और कर्नल के हाथ में गन लगती है जिससे वो वैशी को शूट करके पानी में गिरा देते हैं। उधर माइकल वैन में आता है और नील को बुलाता है, कैमरास चेक करता है और कुछ गड़बड़ी लगती है तो वायर चेक करने के लिए डेस्क के नीचे जाता है। तभी वहाँ वैशी भी आ जाते हैं और वैन को लेकर चल देते हैं और इनमें से एक अंदर आकर माइकल के सीने के आर पार बस के बाहर तीर को निकाल देता है। अब दिखाया जाता है एम्बर, जैक और जॉन्सी को जो एक साथ बैठे मीट के मजे ले रहे होते हैं क्योंकि उन्हें तो कुछ भी पता ही नहीं था क्या हो रहा था। तभी वहाँ नीना जख्मी हालत में आती है और बताती है उन लोगों ने मारा को मार दिया है, हम भी मर जाएंगे, हमें यहाँ से निकलना होगा। वो बहुत रो रही होती है। जॉन्सी को ये सब मजाक लगता है। वो कहता है कि मारा तो माइगी की जीएफ है, वो कोई स्पेशल इफेक्ट डाल रहे होंगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तब अचानक उनकी नज़र उस मीट पर जाती है जिस पे एक टैटू होता है जो किम्बर्ली ने अपनी टांग पर बनवाया था। अब उनको यकीन हो जाता है नीना सच बोल रही है और अब वो वहाँ से भागने लगते हैं जहाँ नीना के पैर में एक कील लग जाती है और उसका पैर जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ कर्नल एक बुड्ढे को पकड़ लेते हैं और अब वो अपनी जख्मों को सीते हैं और बुढ़े आदमी से पूछते हैं कि उनसे कैसे बचे। तब वो बताता है डायनामाइट से उड़ा दो और बताते हैं कि वो हमारी तुम्हारी तरह एक इंसान है लेकिन ज़्यादातर ताकतवर और भद्दे। अब से 30 साल पहले केमिकल की वजह से उनका ये हाल हुआ और अब उनकी एक पूरी फैमिली है और वो अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। अब कर्नल कहते हैं मैं चलता हूँ। तभी वो बुढ़ा कर्नल पर हमला कर देता है और कहता है तुमने मेरे एक बच्चे को मार दिया, मतलब इस बुढ़े की उनसे कुछ रिश्तेदारी है। खैर कर्नल अब एक डायनामाइट उसके कपड़ों में लगा देते हैं और वो बुढ़ा गन लेकर कर्नल को मारने वाला ही होता है कि खुद ही फट जाता है और कर्नल उसकी गन ले लेते हैं। दूसरी तरफ ये चारों एक वैशी को देखते हैं जो किसी लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है तो ये उसको बचाने के लिए आगे जाते हैं, लेकिन असल में वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक वैशी ही थी। और अब इनमें आपस में लड़ाई होती है और नीना भागते भागते एक खड्डे में गिर जाती है
अब जैक, एम्बर और जॉन्सी इनको किसी तरह चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं। आगे आकर जैक पूछता है नीना कहाँ है और उसे ढूंढता है। खड्डे तक पहुंच भी जाता है और नीना को निकाल लेता है, लेकिन इसके कंधे में प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी तरफ कर्नल खुद को हथियारों से लैस कर लेते हैं और कमांडो बन जाते हैं। उधर जॉन्सी और एम्बर भाग रहे होते हैं। जॉन्सी जख्मी भी होता है और आगे आकर जॉन्सी के पैर में एक ट्रैप में फंस जाता है और वो उल्टा लटक जाता है। एम्बर उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन वो भी उल्टी लटक जाती है। अब यहाँ वैशी और उसका बच्चा आता है। वैशी का बच्चा अभी ट्रेनिंग पर था, तो वैशी ये शुभ काम उसको करने का कहता है और वो ऐसा तीर मारता है जो जॉन्सी की आंख से निकलकर वो एम्बर की आंख को भी पार कर देता है। और वो नया नवेला टीनेज वैशी इनके खून की बूंदों को ऐसा लपकता है जैसा हिंदुस्तानी भाई उछले हुए चने को। इसके बाद दिखाया जाता है जैक और नीना को, जो किसी पुरानी बिल्डिंग में आते हैं और यहाँ रेडियो तलाश करने लगते हैं। तभी उन्हें गैराज दिखता है जहाँ सैकड़ों गाड़ियाँ थी। इस पर नीना कहती है ये शायद हजारों साल से काम कर रहे हैं और इन्हें अपनी वैन भी दिखती है। अब इन्हें माइकी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और ये देखने जाते हैं। ये आवाज़ इन्हीं की वैन से आ रही थी। जैक अंदर जाकर देखता है तो वहाँ माइकी की वीडियो चल रही होती है डेस्कटॉप पर, और वो वैसी वीडियो में ही माइकी का सर काट देता है बड़ी बेरहमी के साथ, जिसे देखकर जैक चिल्लाता है और कहता है नीना ये एक जाल है। और पीछे देखता है तो एक वैशी खड़ा होता है। अब इन दोनों को ये अपने घर ले आते हैं, जहाँ नीना को तो एक कैद में बंद कर दिया जाता है और जैक को बाहर बांध दिया जाता है। इनके सामने ही वैशी टीवी देख रहे होते हैं और माइकी को टुकड़े कर रहे होते हैं। तभी एक वैशी आकर नीना को केज खोलकर उसके मुंह पर मार के उसे बेहोश कर देती है। अब जब उसको होश आता है वो कुर्सी पर बंधी हुई थी, जबकि जैक लटका था। वहाँ डिनर हो रहा था। वेशियों की अम्मा सबको खाना परोसती है, नीना को भी, मगर नीना उनको गाली देती है। उनमें से एक वही शायद नीना को पसंद करता था। इतने में वहाँ कर्नल भी छुपते छुपाते आ जाते हैं, जो देखते हैं कि वेशियों की मॉम कुछ मीट को क्रशर में डाल रही है, शायद कबाब का हिसाब है। उसके बाद जैक चिल्ला रहा होता है मदद के लिए। कर्नल भी फुल हथियारों से लैस अंदर आ रहे थे और अचानक उनसे कुछ आवाज़ हो जाती है, जिससे सारे वैशी चौकन्ने हो जाते हैं और दो वैशी गैराज में आकर चेक करते हैं, जहां कर्नल तीर में डायनामाइट बांधकर इस पर वार करते हैं और दूसरे वैशी जैसे अंधा था वो निकाल नहीं पाता और डायनामाइट फट जाता है और उनके छींचड़े उड़ जाते हैं। अब मौका पाकर कर्नल इन दोनों के पास आ जाते हैं और इन्हें आज़ाद कर देते हैं और भागने का कहते हैं, लेकिन पीछे से एक वैशी कर्नल पर तीर मार देता है और कई वार होते हैं, जिससे कर्नल मर जाते हैं। उधर नीना बाहर आ गई थी, लेकिन जैक को रास्ता नहीं मिलता और वैशी आकर उसे पकड़ लेता है। नीना जैक की आवाज़ सुनकर अंदर आ जाती है। वहाँ जैक को वैशी क्रशर में डालने वाला ही था कि नीना उसके ऊपर बंदर की तरह चिपक जाती है और उसका गला काट लेती है और वैशी क्रशर में आधा घुस जाता है। इतने वैशी की पत्नी भी वहाँ आती है और उसको क्रशर से निकालती है। अब वो जैक को मारने वाले ही थे कि नीना एक हैंडल खींचती है, जिससे वहाँ टंगा एक पेड़ का बड़ा हिस्सा वैशी और उसकी पत्नी को लगता है और वो दोनों क्रशर में घुस जाते हैं और उनका कीमा हो जाता है। मतलब कबाब खाने के चक्कर में खुद की टिकियाँ बन जाती है। अब जैक और नीना सुकून की सांस लेते हैं और गैराज में जाकर वहाँ से किम्बर्ली की कार लेकर निकल जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। उधर दूर जंगलों में एक तालाब में हरे कलर का पानी बह रहा होता है, जिसे कोई हत्ती के नल के जरिए बोतल में कर रहा होता है और इस पर निप्पल लगाकर उस बच्चे को मुंह में देता है जिसको पैदा होते मारा और नीना ने देखा था। और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। और आगे की कहानी के लिए बने रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी की शुरुआत में 4 लोग दिखाए जाते हैं जो राफ्टिंग कर रहे होते हैं। इनमें 2 लड़की और 2 लड़के थे। लड़कियों के नाम एलेक्स और सोफी था और लड़कों के ब्रेंट और ट्रे। यह कहानी हमारे पहले डली मूवी के बाद की कहानी को फॉलो कर रही है। अब एलेक्स और सोफी स्मोकिंग कर ही रहे होते हैं कि ब्रेंट वहाँ आता है। एलेक्स उससे पूछती है ट्रे कहाँ है और कहती है मैं उसको ढूंढ कर आती हूँ, तुम लोग मज़े करो। और वो मज़े करने लगते हैं कि इतने में एक एरो सोफी की छाती के आर पार होकर ब्रेंट के हाथ में घुस जाता है। अब उस वैशी को दिखाया जाता है जिसने यह कारनामा किया था और सोफी ब्रेंट से मदद का कहती है, लेकिन वो भाग जाता है। एलेक्स भी आवाज़ सुनकर वहीं छुपी हुई देख रही होती है और एक एरो सोफी की आंख को बाहर निकाल देता है और वो मर जाती है। एलेक्स ये देखकर बहुत डर जाती है और आगे देख ही रही होती है कि 3 फिंगर सोफी की निकली आंख को खा लेता है। उधर ट्रे भी कुछ लकड़ियाँ लेकर आ गया होता है और ये देखकर उसकी लकड़ियाँ गिर जाती हैं, जिसकी आवाज़ से वैशी उसके पीछे पड़ जाता है। ट्रे भागता है और आगे जाकर गिर जाता है। अब वहाँ 3 फिंगर आकर उसके मुंह में एक भाला मारकर आर पार कर देता है, जिससे वो मर जाता है। दूसरी तरफ ब्रेंट भी भाग रहा होता है
और कुछ दूर आने पर उसका पैर एक ट्रैप पर पड़ता है, जिससे वो भी 3 टुकड़ों में कट जाता है और वैशी आकर उसे चाटने लगता है। उफ। अब सीन जाता है 2 दिन बाद के एक जेल में, जहाँ सारे कैदी मज़े से अपने अपने कामों में लगे थे। वहाँ एक कैदी को दिखाया जाता है जिसका नाम चावेज़ है, जो कि एक बहुत पहुंचा हुआ क्रिमिनल है। दूसरी तरफ 3 जेल के गार्ड दिखाए जाते हैं जिनके नाम नेट, वॉल्टर और प्रेस्लो हैं। दरअसल नेट का ट्रांसफ़र होने वाला था, तभी वार्डन उसे बुलाता है और नेट को उस मार्शल विलियम से मिलाता है, जिसका नाम सब इन्होंने विल्ली जुआरेज रखा हुआ था, जो चावेज़ के अड्डों को पता करने के लिए इसको कैदी बनाया था, जिससे वो चावेज़ को भरोसा जीत सके। और वार्डन नेट से कहते हैं तुम्हें इन लोगों को दूसरे जेल में शिफ्ट करना होगा और उसके बाद तुम्हारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे सिवा किसी और पर इतना भरोसा नहीं है। जिस पर नेट हाँ करके चला जाता है। अब दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन में एक डेप्यूटी जिसका नाम एली था और वहाँ एक शेरिफ भी था। तब एली उनको बताती है 2 दिन से कुछ कॉलेज स्टूडेंट गायब हैं और एली से जगह का पूछते हैं और वहाँ जाने का इरादा करते हैं। एली कहती है मैं भी साथ चलूँगी, जिस पर शेरिफ अकेला जाने को कहते हैं। अब इधर नेट और वॉल्टर चावेज़ को लेने आते हैं इसके कैबिन में और आगे पता चलता है ये 3 कैदी जिनका नाम फ्लोयड, ब्रैंडन और क्रैफोर्ड है, इनको भी उस जेल में चावेज़ के साथ शिफ्ट किया जा रहा था। अब रास्ते में विल्ली थोड़ा क्रिमिनल वाला स्वैग देने की कोशिश करता है, लेकिन चावेज़ उसको चुप कर देता है, जिससे उसकी मट्टी पलीत हो जाती है। अब इनको रास्ते में इस पुलिस स्टेशन में लाया जाता है जहाँ शेरिफ और एली थे। दरअसल शेरिफ नेट को बचपन से जानते थे, लेकिन अब मिले थे, मतलब नेट का बचपन ना कि शेरिफ का। और नेट शेरिफ को बताता है कि ये सब बड़े क्रिमिनल हैं और बताता है हमें ऐसे रास्ते से जाना होगा जहाँ से ये भाग ना सके, मतलब वही एक और गलत रास्ता। और वहाँ वैशी जाल बिछा रहे होते हैं कि कोई तो आए। खैर अब ये लोग वापस पुलिस वैन में आते हैं और चल देते हैं और कुछ दूर आने पर एक कार इनका पीछा कर रही होती है और बराबर में आकर टक्करें मारती है। ये लोग घबरा जाते हैं। इनके फ़ोनों में भी अब सिग्नल नहीं थे और वो कार आगे आती है जिसमें से नुकीला वायर गिरा हुआ होता है और वो अब पुलिस वैन के टायर में आ जाता है, जिससे वैन डिसबैलेंस होती है और उधर जंगल में कहीं गिर जाती है। अब उस गाड़ी में से एक वैशी निकलता है जो इस वैन को देखता है। इसमें आग लगी थी और अब ये फटने वाली थी, जिस पर कैदी उन्हें बचाने का कहते हैं और नेट उनको बाहर निकालता है। तभी चालाकी से चावेज़ गन छीन लेता है और हथकड़ी खोलने का कहता है, लेकिन पीछे से एक गार्ड उसके सर पर गन रख देता है और तभी गार्ड के गले में आकर एक चाकू लगता है और वो मर जाता है। अब ये लोग भी डर जाते हैं और उन पर तीर आने लगते हैं। फ्लॉयड उन्हें चलने का कहता है। नेट कहता है वॉल्टर अभी वैन में ही है, पर बस वैन भी फटने वाली थी। तो वो लोग कुछ आगे आकर झुक जाते हैं एक खड्डे में। चावेज़ नेट को वैन से चाबी लाने का कहता है और नेट वॉल्टर को निकाल लेता है। तभी वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और चाबियाँ भी वॉल्टर के पास थी, जिनसे वो कैदी खुद को आज़ाद करते हैं, लेकिन पैरों की चेन को नहीं खोल पाते क्योंकि उनके की वैन में ही थी। अब चावेज़ नेट का फ़ोन तक ले जाने का कहता है, जिस पे वो बताता है यहाँ कोई वॉच टावर ज़रूर होगा जिसमें हमें फ़ोन या रेडियो मिल जाए। तब वो आगे चलते हैं। तभी एलेक्स नेट पर कूदती है उन्हें वेरी समझकर, लेकिन नेट उसको शांत करता है और अब वो इनको जो कुछ इसके और इसके दोस्तों के साथ वो बताती है और वेशियों के बारे में भी, जो कि 3 फिंगर है। जिस पर चावेज़ इससे पूछता है राफ्टिंग का, तो वो एलेक्स से उसको नदी तक ले जाने का कहते हैं। और अब ये लोग आगे चलते हैं और इन्हें वहाँ एक वैन दिखती है जिसको चावेज़ खोलने का हुक्म देता है। ब्रैंडन उसे छोड़कर आगे बढ़ने का कहता है, लेकिन चावेज़ नहीं मानता और नेट को अंदर घुसने का कहता है। नेट को वहाँ एक गन मिलती है जिसे वो छुपा कर रखता है और बाहर आ जाता है। साथ में एक की भी लाता है जो उस वैन की थी। जब उसे वो खोलते हैं तो उसमें खूब सारा पैसा था। इनकी चांदी कट गई थी। चावेज़ इन सबको 2-2 बैग उठाने का कहता है। वॉल्टर जख्मी था, इसलिए वो उसको मार देता है। अब ये लोग आगे आते हैं उसी जाल के पास, लेकिन एंड वक्त पर एलेक्स को नेट बचा लेता है और वहाँ एक वैशी भी था जिसको ये गोली मार देते हैं। जिस पर चावेज़ एलेक्स से कहता है तुम इससे डर रही थी, लेकिन वो बताती है ये तो एक बच्चा है 3 फिंगर का। और चावेज़ कहता है चलो उसको अब एक मैसेज देते हैं और उसका गला काट देता है। आगे आकर उन्हें राड भी मिल जाती है, लेकिन नेट उसमें छेद कर देता है, जिस पर चावेज़ उसे बहुत मारता है। अब उधर 3 फिंगर भी उस ट्रैप के पास आ जाता है जहाँ उसके बच्चे का सर वो टांग गए थे और अब ये बदले की आग में ज़ोर से चिल्लाता है। उधर एली शेरिफ को कॉल करके बताती है कि नेट और उसके साथियों का कोई कॉल नहीं आया और इधर वो खबरी यूएस मरीन भी मारा जाता है। अब इनको पैरों की चेन आपस में बंधी थी, तो चावेज़ इसके पैरों को काटकर अपने हाथों में लेकर चल देता है
और इन्हें आगे आकर एक कॉटेज दिखता है जहां इन्हें अपनी चेन्स को खोलने का हथियार भी मिल जाता है और अब इनके पैर अलग अलग दिशा में जा सकते थे और शेरिफ भी अब इन्हें ढूंढने आ गए थे। उधर इन लोगों का वही वाहन दिखता है जिससे इनकी वैन को गिराया गया था। अब ये एक कैदी को जाकर चेक करने का कहते हैं और अब वो आगे जाता है तो एक लोहे का जाल से जकड़ जाता है और लटक जाता है। दरअसल वो थ्री फिंगर भी इसी कार में था और उस कैदी को लटका कर ले जाता है और ये सब देखते रह जाते हैं। उनको लगता है नेट इनके बारे में पहले से जानता है, वो उसे मानने वाले ही होते हैं कि ब्रैंडन कहता है हमें रास्ता यही दिखा रहा है, अगर ये मर गया तो हमें ये भी नहीं पता कि हम है कहाँ। और सच्चाई तो ये थी कि इस चूहे नेट को भी नहीं पता था कि वो खुद कहाँ है और अब एली भी वहीं कहीं जा रही होती है। एक्चुअली उसे कॉलेज स्टूडेंट की वैन का पता चला था, वो इस सिलसिले में यहाँ आई थी। उधर चावेज और फ्लॉयड भी लड़ाई हो जाती है जिसका फायदा उठाकर एलेक्स और नेड भाग जाते हैं। उधर शेरिफ को इनकी जली हुई वैन मिल जाती है जिसकी खबर ये पुलिस स्टेशन दे देते हैं और यहाँ चावेज ने फ्लॉयड की हालत बुरी कर दी थी और ये इसको इसी हालत में छोड़ देता है और ब्रैंडन को नेट और एलेक्स के पीछे चलने का कहता है। दूसरी तरफ शेरिफ जंगल में अपने कुत्ते के साथ आ जाते हैं और पहली तरफ नेट और एलेक्स तक चावेज भी आ जाता है, उनको पकड़ लेता है। अब ये चल देते हैं, चारों एक वॉच हाउस तक आते हैं जहां इन्हें पता चलता है यहाँ पर कोई रेडियो नहीं है और अब चावेज गुस्से में नेट को गोली मारने ही वाला होता है कि शेरिफ का डॉग आकर इसके हाथ पर काट लेता है और शेरिफ भी वहां आ गए थे। अब नेट इनकी गन ले लेता है और ये आगे बढ़ने लगते हैं। एलेक्स शेरिफ को कहती है कि वो वैसी यहीं आसपास है, मैं महसूस कर सकती हूँ। तभी ऊपर से हंसने की आवाज़ आती है और शेरिफ जैसे ऊपर देखते हैं एक लोहे की बड़ी रॉड उनके मुंह में जाकर पीछे से बाहर निकल जाती है। लाइक सरप्राइज मदर इनके गन्स चावेज वापस छीन लेता है और अब दिखाया जाता है फ्लॉयड को जो अभी जिंदा था और इसे पैसों का बैग मिलते हैं जिन्हें लेकर ये चल देता है। अब दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन में जो शेरिफ की दी गई वैन क्रैश रिपोर्ट के मुताबिक उस जगह पर जाने वाले हैं। जंगल में चावेज अपने पैसों का बैग ढूंढता है मगर उनको फ्लॉयड ले जा चुका था। फ्लॉयड के पैर में मोच आ जाती है जिससे वो चिल्लाता है और चावेज भी उस तक पहुंच जाता है जिसे देखकर फ्लॉयड पैसे को उड़ाने लगता है। तभी वहां एक वेश्य आकर एक मोल्टो फ्लॉयड पर मारकर उसे जिंदा जला देता है और उसी के साथ वो सारा पैसा भी राख हो जाता है। अब ये आगे आकर उसी वाहन को देखते हैं, इन्हें पता होता है कि ये एक ट्रैप है। अब चावेज एलेक्स को आगे भेजकर चेक करता है और वो वैशी एक मौली मारकर एलेक्स को पकड़कर ले जाता है। ब्रैंडन अब चावेज पर हमला करके उसे मारने का कहता है लेकिन नेट मना कर देता है। ब्रैंडन शहर की तरफ जाता है जबकि नेट एलेक्स की तरफ। उधर एलेक्स को होश आता है तो वो बंधी हुई थी और उसके सामने एली भी बंधी हुई थी नुकीले तारों से बिना कपड़ों के। एलेक्स चिल्लाती है, तभी वहाँ थ्री फिंगर आता है और एली का काम लगाने वाला ही होता है कि हेलीकॉप्टर की आवाज़ और लाइट उसको दिखती है जिससे वो वहाँ से चला जाता है। जंगल में ब्रैंडन हेलीकॉप्टर के सामने से आने से बचता है क्योंकि वो एक कैदी था। उसे पता था अगर पकड़ा गया तो दोबारा जेल में चक्की जलानी पड़ेगी और इतने में ऊपर हमला होता है चावेज का और वो गिर जाता है। चावेज उसके गन लेकर चल देता है। अब चावेज के सामने थ्री फिंगर आ जाता है, उनमें लड़ाई होती है और चावेज अब उसको कुल्हाड़ी से मारने वाला ही होता है कि वो अपने हुक से चावेज के हाथ चीर देता है और चावेज अब कमज़ोर पड़ जाता है। अब वैशी उसे हुक से पेड़ पर टांग देता है और उसका सर फाड़कर उसका भेजा निकाल कर खाता है। दूसरी तरफ नेट को इस वैशी का घर मिल जाता है और वो यहाँ पर आकर एलेक्स को आज़ाद कर लेता है लेकिन एलेक्स बहुत जख्मी थी। तब ये दोनों यहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि पीछे से वैशी हमला कर देता है और अब लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ ही पलों में नेट नीचे और वैशी ऊपर होता है और अपनी कुल्हाड़ी उठाकर वार करता है लेकिन शेरिफ का कुत्ता सही वक्त पर आकर वैशी की टांग पर काट लेता है। अब ये वैशी पहले कुत्ते को ठिकाने लगाता है और वापस नेट और एलेक्स के पास आता है और अब फिर वो नेट को मारने के लिए कुल्हाड़ी उठाता है। कितनी देर में एलेक्स उसके पीठ में बड़ी जानदार चीज़ से वार करती है जो उसके पेट में आगे निकलती है और वो गिर जाता है और थ्री फिंगर की गाड़ी लेकर वहाँ से ये दोनों अपने घर को निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में दोबारा वो जिंदा खड़ा था और इस गाड़ी में स्टाइल से चढ़ जाता है और अपने हथियार से गाड़ी की छत में वार करता है और साइड मिरर से आकर नेट के चेहरे को सहलाता है जिससे गाड़ी डिसबैलेंस होकर एक्सीडेंट हो जाती है और अब ये गाड़ी भी फटने वाली होती है कि ब्रैंडन वहाँ आकर एलेक्स और नेट को बाहर निकालता है। तभी वैशी हमला करता है जिससे नेट बचता है और वहाँ पड़े वैशी के हुक को उठाकर उसके ठोड़ी में डालकर माथे से निकाल देता है और उसे उठाकर उसी गाड़ी पर फेंक देता है और गाड़ी भी अब जल जाती है उस वैशी के साथ। अब ये तीनों वहाँ से
रोड पर आ जाते हैं जहां ब्रेंडन उनसे अलविदा लेता है और ये दोनों रोड के बीच में बैठ जाते हैं और सुबह होती है और पुलिस आकर इनको सेफ्टी देती है और अब ये लोग बच गए थे। लेकिन कहानी ख़त्म यही नहीं होती। अब नेट को दिखाया जाता है जो कि उसी पेशों से भरी वैन के पास आता है कि तभी पीछे से एक तीर इसको भी मार देता है, लेकिन ये तीर ब्रेंडन ने चलाया था और वो कहता है कभी किसी क्रिमिनल का विश्वास ना करो। और अभी तो और रुको ज़रा सब्र करो, पीछे से एक और कोई इंसान या वैशी एक हथियार लेकर ब्रेंडन के पीछे भी खड़ा था और इसके चिल्लाने की आवाज़ के साथ कहानी ख़त्म हो जाती है। सब्सक्राइब करना और लाइक भी, क्योंकि अभी नया चैनल है तो सपोर्ट की रिक्वेस्ट है। थैंक यू। तो कहानी की शुरुआत में 1974 का ग्लेनविले सैनिटोरियम दिखाया जाता है जहां एक डॉक्टर दूसरे नए डॉक्टर को वहां का हॉस्पिटल दिखा रहा होता है और बता रहे होते हैं कि यहाँ बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो खुद की ही जान के दुश्मन हैं। अब ये उन सेल्स के पास आते हैं जहाँ सभी पेशेंट्स थे। इनको कैदियों की तरह बंद किया होता है क्योंकि ये सब बहुत डेंजर थे। डॉक्टर रियान डॉक्टर लेडी को बता ही रहे होते हैं कि कोई जेल नहीं है, हम बस इन्हें आम इंसानों की तरह जीना सिखा रहे हैं कि तभी एक पेशेंट जिसका नाम बॉबी था लेडी डॉक्टर को पकड़ लेता है। अब डॉक्टर उसे छुड़वाते हैं। अब डॉक्टर रियान लेडी डॉक्टर को 3 पेशेंट से मिलवाते हैं और बताते हैं कि ये सबसे खतरनाक है, जिस पर लेडी डॉक्टर कहती है तो सिर्फ बच्चे हैं। अब डॉक्टर एक पेशेंट की तरफ इशारा करके बताते हैं ये 3 फिंगर है और ये अपनी 2 उंगलियां खुद ही खा चुका है। उधर दूसरा उसने अपनी आंख निकालकर खुद ही नर्स के सामने खा ली थी और तीसरा अपने दांतों पर धार लगाए हुए है पत्थर से और इसने बाकी पेशेंट को भी काटा हुआ है, इसलिए हमने इसके चेहरे पर मास्क लगा दिया है। जिस पर लेडी डॉक्टर पूछती है बहुत दर्द होता होगा ना इन्हें। डॉक्टर जवाब में कहते हैं यही तो ताज्जुब की बात है, इन्हें दर्द ही नहीं होता। अब लेडी डॉक्टर कहती है मतलब ये तो वैसे ही वैशी हैं जैसे वेस्ट वर्जीनिया में होते हैं। असल में ये उन वैशी की बात कर रही है जो हमारी पुरानी 3 मूवीज में थे। और अगर आप लोगों ने मूवीज नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर विजिट करें और जाकर देख सकते हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। खैर अब डॉक्टर लेडी डॉक्टर रियान से पूछती है क्या मैं इनसे कुछ बातें कर सकती हूँ, जिस पर डॉक्टर कहते हैं मुझे नहीं लगता कि अभी ये सही समय है और अब हमें चलना चाहिए और वहां से चल जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहां एक सेल में पेशेंट बॉबी पिन से सेल खोलने की कोशिश कर रहा होता है, उससे खुलता नहीं और वो तीनों वैशी इससे पिन मांगते हैं और 3 फिंगर पिन उठाकर गेट खोलता है और खुल भी जाता है और ये तीनों अब बाहर आ जाते हैं। इतने में सिक्योरिटी गार्ड भी वहां आ जाता है। अब ये तीनों वैशी इस पर लिपट जाते हैं और एक आंख वाला वैशी गार्ड की आंख फोड़ देता है जिससे 3 फिंगर निकालकर खा लेता है। अब ये सिक्योरिटी रूम में जाकर सारे सेल्स का गेट खोल देते हैं और अब सारे पागल पागलों की तरह एक दूसरे के साथ पागलपन करते हैं। उधर एक वैशी लेडी डॉक्टर को लाकर स्ट्रेचर पर लेटा देता है। अब ये तीनों इसको फुल वोल्टेज हाई करके इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। उधर पागल खूब मजे कर रहे होते हैं और इधर ये इस डॉक्टर लेडी को इतना शॉक देते हैं कि उसके मुंह से झाग निकल जाते हैं और वो मर तक जाती है, उसका सूसू तक निकल गया था। और अब ये तीनों डॉक्टर के कैबिन में आकर उसे लोहे के वायर से बांध देते हैं और ये किसी मशीन के पास खड़े होकर खूब दांत दिखाते हैं। डॉक्टर अपनी जान की भीख मांग रहा होता है कि इतने में ये किसी बटन को दबाते हैं जिससे उसके हाथ पैर चारों दिशा में खींचने लगते हैं और एक एक करके दोनों हाथ पैर धड़ से अलग हो जाते हैं और वो मर जाता है। अब सीन जाता है 29 साल बाद 2003 वेस्टर्न यूनिवर्सिटी वर्जीनिया में, जहां कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स मजे कर रहे होते हैं। दरअसल ये 9 लोग थे जिनके नाम केनिया, जेना, विंसेंट, सारा, ब्रिजेट, काइल, क्लेयर, डैनियल और लॉरेन थे। अब ये यहाँ केनिया आती है और कहती है अपने नाड़े बांध लो, तुम लोगों के पास बस 5 मिनट है। अब दिखाया जाता है 2 दोस्त जिनमें एक लड़की है, कहती है कि इस बार हम एस्पेन क्यों नहीं जा रहे हैं। पोर्टर का केबिन तो बकवास है। दरअसल पोर्टर इनका एक और फ्रेंड था जिसके केबिन पर ये लोग जाने वाले थे, ये सभी 9 लोग। अब बाकी दोस्त भी यहाँ आ जाते हैं। असल में ये सभी अपने विंटर ब्रेक में स्नो मोबाइलिंग करने जा रहे थे। अब ये सब अपने बर्फ वाले वाहन पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं और ये सभी खूब मस्ती करते हैं इस सफर के दौरान। अब आगे आकर ये लोग रुक जाते हैं। केनिया काइल से कहती है हम खो गए हैं। दरअसल काइल को ही रास्ता पता था। अब काइल कहता है नहीं, जिस पर केनिया कहती है झूठ तो मत बोलो। पीछे खड़ा विंसेंट भी कहता है पिछले आधे घंटे में टेम्परेचर बहुत गिरा है और कुछ ही पलों में यहाँ बर्फ का तूफान आने वाला है। अब केनिया कहती है हमें उल्टे हाथ पर जाना चाहिए। काइल कहता है नहीं, राइट वाला रास्ता ठीक है, वहीं पोर्टर का केबिन है। और काइल की शक्ल से साफ पता चल रहा होता है कि वो बस तुक्का लगा रहा है। पीछे डैनियल भी विंसेंट से कहता है मुझे लगता है ये रॉन्ग टर्न है, मतलब चौथी बार गलत रास्ता।
पुरानी वीडियो हमारी देखना, तब आपको पता चलेगा 3 गलत रास्ते कौन से थे। एनीवे अब ये आगे बढ़ते हैं और वही होता है जिसका डर था। अब रात भी हो गई थी, सर्दी भी थी और ये रास्ता भटक गए थे, जिस पर काइल माफी मांगता है और वापस चलने का कहता है। लेकिन उन्हीं में एक फ्रेंड कहता है हमारे निशान बर्फ ने मिटा दिए होंगे। तभी वहां इन्हें वही सैनिटोरियम दिखता है जो कहानी के स्टार्ट में दिखाया गया था। अब ये खुश होते हैं कि बर्फ में ठंड में तो नहीं मरेंगे और उसकी तरफ चल देते हैं। अब ये देखते हैं दरवाजा खुला है और अंदर आ जाते हैं। अंदर आकर जैना कहती है ये आखिर कैसी जगह है, इस पर डेनियल कहता है लगता है कोई हॉस्पिटल है। अब ये और अंदर आते हैं और यहाँ काफी अंधेरा था, जिस पर केनिया डेनियल को कुछ लकड़ियां लाने को कहती है जलाने के लिए, और वो ले आते हैं। अब काइल सबसे इस चीज का फिर से माफी मांगता है, जिस पर विंसेंट कहता है ये जगह शानदार है, हमें इसको अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए। और अब ये लोग बाहर टॉर्च लेकर एक्सप्लोर करने जाते हैं, जबकि कुछ फ्रेंड वहीं रहते हैं। खैर अब ये डॉक्टर के केबिन में आता है जहाँ इन्हें कुछ पेशेंट्स की फाइल मिलती हैं, जिनमें उनकी शक्लें बहुत अजीब थी। अब इन्हें पता चलता है कि ये ग्लेनविले सैनिटोरियम है और यहाँ डिफॉर्म्ड लोगों को आइसोलेट किया जाता था, बाकी हम इंसानों से परे। अब डेनियल कुछ रिपोर्ट्स अपने साथ लेता है बाद में पढ़ने के लिए और ये लोग वहां से बाहर चल देते हैं। अब सीन जाता है बाहर, जहां 2 वेशी किसी को मारकर सैनिटोरियम के अंदर आ रहे होते हैं। अब इधर काइल फाइल देख रहा होता है और विंसेंट जेना से कहता है मुझे पेशेंट रूम मिला है जहाँ बेड तो है, चलो वहां रोमांस करते हैं, फर्स्ट से बेहतर है। असल में ये सिर्फ देखने जाते होते हैं और विंसेंट केनिया से भी कहता है साथ चलने के लिए। अब ये तीनों वहां से बाहर आते हैं। केनिया को किसी के भागने की आहट होती है, जिस पर विंसेंट वहां जाकर चेक करता है और उसके अंदर जाते ही चिल्लाने की आवाज आती है। केनिया और जेनेट डर जाती हैं और कहती हैं विंसेंट मजाक मत करो, बाहर आओ। और अब ये दोनों भी डरते डराते अंदर चेक करने जाती हैं और अचानक विंसेंट इन्हें डरा देता है, वो मजाक कर रहा था। अब ये तीनों वहां से वापस चल देते हैं और हमें दिखाया जाता है कोई इन्हें देख रहा होता है। अब केनिया गुस्से में आती है और विंसेंट को बोलती है तुम्हारी हरकतें 10 साल के बच्चे जैसी हैं, जब देखो प्रैंक। इस पर विंसेंट कहता है तुम लोगों की तरह इतना डरपोक नहीं जो इतने बड़े जगह में जनरेटर को ढूंढने की बजाय यूं अंधेरे में बैठे हैं। इस पर केनिया कहती है तो ये बहादुरी का काम तुम ही कर दो, और वो जनरेटर ढूंढने चला जाता है और उसको मिल भी जाता है। अब राम का नाम लेके वो बटन दबाता है और बूम लाइट आ जाती है। अब इसे इसके लिए केनिया भी थैंक यू बोलती है। और अब ये लोग गाने बजाकर खूब धूम मचाते हैं, कभी स्ट्रेचर पर कभी व्हीलचेयर पर, और नाच रहे होते हैं। और ऐसा करते उन्हें वनाई भी देख रहा होता है। अब ये सभी लोग व्हीलचेयर्स पर रेस लगाते हैं और तभी केनिया को कोई गोल ढक्कन सा मिलता है। और अब ये लोग जब आगे रुकते हैं तो ये एक ऑडिटोरियम था और वो कोई ढक्कन नहीं बल्कि एक वीडियो टेप थी, जिसे डेनियल चलाने की इजाजत लेता है। और ये सब बड़े एक्साइटेड होकर हाँ करते हैं। अब वीडियो में दिखाया जा रहा होता है कि पेशेंट को बांधा हुआ है और इलेक्ट्रिक शॉक को मैक्सिमम किया गया है हर लिहाज से, जिसे देखकर लॉरेन कहती है मुझे पता है ये कौन सी जगह है। मेरा भाई मुझे हमेशा ऐसा हॉस्पिटल की कहानी सुनाता था जहाँ ऐसे लोग थे जो डिफॉर्म थे और अपने बॉडी पार्ट्स को खा लेते थे, जैसे वैशी होते हैं, बल्कि वैशी ही थे। जिस पर सब लोग हंसते हैं और डेनियल आकर कहता है शो खत्म, और ये वहां से चल देते हैं। अब रात में विंसेंट को नींद नहीं आ रही होती है, उसे भी और जगह देखनी थी। जेना उससे कहती है चुपचाप सो जा, लेकिन वो नहीं मानता। जेना सो जाती है और वो बाहर आकर किसी को देखता है जो बैठा था और उसका मुंह दूसरी तरफ था। विंसेंट पूछता है कौन है और उसके कपड़े देखकर समझ जाता है ये तो पोर्टर है, जिसके केबिन पर ये लोग जाने वाले थे। ये इसे देखकर हिलाता है और ये मरा हुआ था। और विंसेंट जैसे ही पीछे पलटता है तो एक वेश्या के गर्दन से ऊपर सर में एक हथियार से पार कर देता है, जिससे विंसेंट मर जाता है और वेश्या की बॉडी को घसीट कर ले जाता है। अब सुबह होती है। जेना विंसेंट को ढूंढती है और केनिया से बताती है कल रात से विंसेंट गायब है। और ये दोनों बाकी सब लोगों से भी पूछते हैं, लेकिन सब यही बताते हैं कि कल रात देखा था। अब ये देखते हैं अभी भी बाहर बहुत स्नोफॉलिंग हो रही थी। काइल बता कहता है बैग पैक है, हम विंसेंट को ढूंढकर यहाँ से निकलते हैं। जिस पर केनिया कहती है हम लोग 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं और कहती है डेनियल तुम, ब्रिजेट, सारा और लॉरेन ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर चेक करोगे और बाकी लोग मेरे साथ बेसमेंट जाकर चेक करेंगे और आधे घंटे में ऑडिटोरियम में मिलेंगे। अब आगे दिखाया जाता है डेनियल की टीम को कुछ मिरर पर ब्लड मिलता है जो पोर्टर का था, जिसे देखकर डेनियल कहता है शायद विंसेंट ने अपने आप को हर्ट किया है। और अब उधर केनिया की टीम भी काफी ढूंढते हैं, लेकिन विंसेंट नहीं मिलता और ये एक हॉल में आते हैं जहाँ केनिया कहती है हॉल बड़ा है तो हम अलग अलग होकर देखते हैं। जेना को आगे जाने पर एक वैशी दिखता है जो विंसेंट को पड्डी पर उठाया था और अब इसको लिटाकर काट रहा था। जेना ये देखकर डर जाती है। इतने में दूसरा वैशी भी उधर आ जाता है और जेना बिना शोर किए भाग जाती है।
उधर केनिया, काइल और क्लेयर बात कर ही रहे होते हैं कि डेनियल की टीम भी वहां पहुंच जाती है और डेनियल बताता है हमें कुछ खून मिला है, शायद वो विंसेंट का है, जिस पर और हमें यहाँ से निकलना होगा। इतने में उधर से जेना भी आ जाती है और वो जो उसने देखा था बताती है और तभी जैकेट में कुछ बंधा हुआ उनके सामने आ गिरता है। अब केनिया इसे खोलती है तो उसमें कटा हुआ सर था। अब ये जोर से चिल्लाती है और वहां पीछे क्लेयर के गले में नुकीले वायर आ गिरता है, जिसका फंदा क्लेयर के गले में फंस जाता है और ये कारनामा ये तीनों वेशी कर रहे होते हैं। वो क्लेयर को ऐसे ही ऊपर खींचते हैं। बेचारा काइल उसे बचाने के लिए उसको पकड़ता है, लेकिन इस चूतिया को कोई ये समझाए वेशी भी ऊपर से खींच रहे हैं और तू भी नीचे से। खैर, इसके खींचने की वजह से क्लेयर की सर जिस्म से अलग हो जाता है और सारा खून काइल पर गिरता है और अब बाकी सभी दोस्त वहां से भागते हैं और काइल भी। अब ये अपनी बर्फ वाली गाड़ी पर बैठते हैं, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती क्योंकि वहशियों ने इनके स्पार्क प्लग निकाल दिए थे। इन सबको ये जैकेट्स भी अंदर थी और बिना जैकेट के, बिना वाहन के ये वैसे भी सर्दी में मरने ही वाले थे। तब लॉरेन कहती है मैं मदद के लिए जाऊंगी। दरअसल वो गियर साथ ले आई थी और सबसे तेज भी थी। वो कहती है मैं जल्दी आऊंगी और वहां से निकल जाती है। ब्रिजेट अंदर जाने को किसी भी कीमत पर राजी नहीं थी, लेकिन डेनियल कहता है वहां डॉक्टर का ऑफिस है, वो सेफ होगा और या तो सर्दी में मरो या इनसे लड़ो। जिस पर अब ये अंदर जाते हैं और डॉक्टर कैबिन में आ जाते हैं। अब इन्हें हथियार चाहिए थे, जिस पर काइल कहता है बेसमेंट में हमें कुछ मिल सकता है और डेनियल से साथ चलने का कहता है, जिस पर डेनियल कहता है एकता में ताकत है, मैं नहीं जाऊंगा। जिस पर काइल कहता है बिना हथियारों के औरतों के पीछे खड़े होने में कोई भी ताकत नहीं। अब सारा भी इनके साथ जाने का कहती है और ये तीनों वहां से निकल जाते हैं और जब ये बेसमेंट पहुंचने वाले होते हैं तो थ्री फिंगर भी इनके पीछे भागता है और ये उस बेसमेंट का लॉक कट के छुप जाते हैं। उधर डॉक्टर रूम में नॉक होता है। केनिया पूछती है काइल क्या है तुम हो, और डोर से कान लगाकर पूछती है डेनियल क्या है तुम हो। तभी एक बड़ा ड्रिल मशीन इस गेट को चीरता हुआ आता है और ये वन आई वैशी था। ये अब केनिया के बाल पकड़ लेता है, लेकिन ब्रिजेट सही टाइम पर कोई नुकीली चीज से इसके हाथ पर वार करती है, जिससे वो केनिया को छोड़ देता है और हंसता हुआ वापस चला जाता है। दूसरी तरफ ये लोग भी हथियार ले लेते हैं और वहां से निकलते हैं अपने दोस्तों के पास। सारा और काइल आगे निकल गए थे। डेनियल को एक वैशी बीच से ही उठा लेता है। पहली तरफ काइल और सारा अपने दोस्तों के पास पहुंच जाते हैं और डेनियल को देखते हैं वो साथ में नहीं था और ना ही कहीं बाहर, क्योंकि वो तो अब बंधा हुआ था वेशियों के सामने। अब वो आलू काटते हैं, पानी गर्म करते हैं, प्याज काटते हैं और फिर एक हथियार से डेनियल के दिल के ऊपर का मांस उतारते हैं, जिससे वो चिल्लाता है और ये सब दोस्त भी सुनते हैं। अब वो उसको बचाने का इरादा करते हैं, हालांकि उन्हें पता था ये ट्रैप हो सकता है, लेकिन डेनियल की चीखों से उन्हें पता चलता है वो भी जिंदा है। अब ये बाहर निकलते हैं और वहां डेनियल मौत की भीख मांग रहा होता है क्योंकि बहुत तड़पाया जा रहा था। इधर काइल इनसे कहता है मैं किचन में जाकर चेक करता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। अब ये जाकर देखता है तो डेनियल की ये खाल उतार रहे हैं, जगह जगह से मांस उतार रहे हैं और उसको प्याज के पानी में बॉईल करके खा रहे हैं। डेनियल अभी भी जिंदा था। अब काइल ये मंजर देख कांप उठता है और डरते हुए वापस अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें सारी वारदात का बताता है। केनिया पूछती है वो कितने हैं, जिस पर वो बोलता है 3। अब केनिया एक प्लान बनाती है और ये सभी इस प्लान को मान जाते हैं। अब दिखाया जाता है एक वैशी के हलक में कुछ अटक जाता है तो दूसरा इसकी मदद कर रहा होता है कि तभी काइल इन पर वार करता है और पीछे से सारा, किरेन, ब्रिजेट भी चाकू लेकर इनकी तरफ आते हैं, जिससे ये तीनों भागते हैं और रास्ते में जेना लैम्प फेंक देती है जिससे आग लग जाती है। अब ये तीनों वैशी सेल वाली जगह आ जाते हैं और अब इनका प्लान कामयाब हो जाता है। सारे दोस्त मिलकर वैशियों को कैद कर देते हैं। काइल इन्हें यही मानने का कहता है, लेकिन केनिया कहती है हम इन जैसे नहीं है। आपस में काफी बहस होती है और काइल मिट्टी का तेल लाने को कहता है, वो इन्हें जिंदा जलाने वाला था। उधर दूर बर्फ में लॉरेन को दिखाया जाता है जो आग जलाकर हाथ सेक रही थी और रात भी हो चुकी थी। अब वहां जेना लैंप ले आई थी जिसमें मिट्टी का तेल था। काइल अब वैशियों को सेल में इसको डालता है और कहता है तुम्हारा कबाब बनने का वक्त आ गया है और लाइटर जलाता है। अब केनिया उसको बोलती है कि इन्हें मारकर इन जैसे मत बनो और लाइटर मुझे दो, जिस पर काइल अपना मन मार के लाइटर बुझाकर केनिया को दे देता है। सारा, ब्रिजेट और लॉरेन जबकि उन्हें मारता देखना चाहते थे। अब केनिया कहती है हम सुबह किसी भी हाल में यहाँ से निकलेंगे, चाहे बर्फ हो या सर्फ एक्सल। अब
काइल कहता है हमें यहाँ इनके सामने पहरा देना होगा, तो पहले मैं रखूंगा और बेफिक्र रहो, मैं इनके सर के बाल को भी नहीं छूंगा और तुम में से कोई थोड़ी देर बाद पहरा देने आ जाना। अब लड़कियां चली जाती हैं। काइल इन वेश्यों से कहता है मैं अब जाकर जब दोबारा वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और इनके सामने ही बैठ जाता है। और उधर लड़कियां भी स्पार्क वायर ढूंढते थक जाती हैं और थोड़ा आराम करने का कहती हैं। और ये क्या, इधर वही पिन दिखती है जिससे स्टार्टिंग में थ्री फिंगर ने सेल को खोला था। इनके सामने काइल सो गया था तो थ्री फिंगर पिन को उठाकर लॉक खोलता है और बाहर जाकर अब ये सोए काइल का गला पकड़कर उसको मुक्का मारता है और सीन जाता है लड़कियों पर जो आराम कर रही थी। अब केनिया उठकर कहती है मैं काइल की जगह पर पहरा देने जाती हूँ और चली जाती है। अब वो बाहर जा रही होती है कि लाइट्स ऑफ होती हैं, जिससे अब केनिया डरने लगती है और डरते डरते उस सेल तक पहुंच जाती है। लेकिन अब वहां न काइल था और ना वो तीनों वैशी। अब ये भागकर अपनी फ्रेंड्स के पास आती है और उन्हें सिचुएशन बताती है। तभी वहां मुंह पर बोरी बांधे कोई आता है। इन्हें लगता है कि वो छोटा वाला वैशी है और अब सब मिलकर हिम्मत करके उसे मारने जाती हैं और खूब चाकू मारती हैं 50-60 में भी। अब जब केनिया इसका सीधा मुंह करके खोलती है तो वो काइल था और वैशियों ने उसकी जुबान काट दी थी, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहा था। खैर अब ये चारों बावली वक्त तक वापस भागती हैं और रास्ते में बड़ा वाला ड्रिल लिए इन्हें तीनों हरामी वैशी मिल जाते हैं। अब ये चारों एक जगह पहुंचती हैं जहां कुछ गर्म कपड़े मिलते हैं और आगे आकर बड़ा गेट लॉक कर देती हैं और एक लोहे का जाल को तोड़ती हैं। पीछे से वो तीनों चूरन वैशी भी आ गए थे। इधर ये जाल खोल लेते हैं लेकिन बहुत बर्फ जमा था, उसे तोड़ते हैं और उधर से वैशी दरवाजे में टक्करें मार रहे होते हैं। जब बड़ा वैशी टक्कर मारता है तो दरवाजा थोड़ा खुलने को होता है और इधर पहले सारा जाती है और बाहर निकल जाती है और अब ब्रिजेट और केनिया भी। और उधर दरवाजा टूट गया था। जेना भी निकलने वाली होती है लेकिन वो कर नहीं पाती तो वापस आती है, जिसे देखने केनिया वापस उसे वहां देखने जाती है कि तभी जेना के पीठ से आर पार वैशिका उस ड्रिल को कर देता है और सारा ब्लड केनिया के मुंह पर होता है। अब दोनों लड़कियां केनिया के चिल्लाने पर उसे जल्दी से खींचती हैं और वहां से भागने लगती हैं और इतने में पीछे से ये कंजर वैशी भी इनके बर्फ वाले वाहन लेकर इनकी तरफ आ जाते हैं। सारा अपना हथियार ढूंढने जाती है और इन दोनों के पास एक एक वैशी आ जाता है। थ्री फिंगर केनिया को जख्मी करके आगे चला जाता है जबकि ब्रिजेट को बड़ा वैशी पकड़कर ले जा रहा होता है और ब्रिजेट उसके हाथ पर वार करती है जिससे वो भी इसको छोड़ देता है और आगे आकर एक पेड़ से टकराकर गिर जाता है। इधर सारा केनिया को एक पेड़ के नीचे लाकर बैठा देती है और ब्रिजेट को ढूंढने जाती है। यहाँ ब्रिजेट को वनाई पकड़ लेता है और उसके ऊपर बर्फ वाला वाहन रखकर फुल रेस देता है जिससे उसके चीचड़ उड़ जाते हैं। सारा लेट हो गई थी और वो रोती है और वापस केनिया के पास जाती है। फिर सीन जाता है लॉरेन पर और अब सुबह भी हो गई थी। लॉरेन पेड़ से कमर लगाए बैठी थी और उसके सामने रोड है, मतलब वो पहुंच गई थी लेकिन जिंदा नहीं, वो असल में मर चुकी है और बर्फ और रात की वजह से उसे रोड दिखा नहीं था। और यहाँ केनिया चिल्ला रही होती है सारा मुझे बचाओ। तभी एक वैशी वहां आता है उसी वाहन पर और केनिया झुक जाती है और सारा उसके मुंह पर जोर का देती है जिससे वो गिर जाता है और अभिनय इनका बर्फीला वाहन मिल जाता है। अब ये कहते हैं चलो यहाँ से निकलते हैं और खुशी खुशी घर को चल देते हैं। और ये क्या, इन दोनों की गर्दनें बॉडी से अलग और हवा में उड़ जाती हैं। क्या है यार, फिर दिखता है वो तार जो वैश्य ने लगाया था जिसकी वजह से ये हुआ। और अब ट्रक लेकर थ्री फिंगर आता है और इनके सर को उठाकर ले जाता है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। कहानी की शुरुआत वर्जीनिया के जंगलों से होती है जहां एक टेंट लगा हुआ है और कुछ लोग हथियार लेकर उस टेंट की ओर बढ़ रहे हैं। टेंट के अंदर एक कपल रोमांस कर रहा होता है कि तभी वो हथियार लेकर अंदर घुसते हैं और लड़का इनमें से एक को पंच करता है। ये असल में एक मजाक था। अभी अपने मास्क उतारते हैं और ये 5 कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम बिली, क्रूज, लीटा, गुस और जूलियन हैं। इनमें 2 कपल हैं और एक सिंगल लड़का। अब बिली पूछता है कि तुम इस तरह का हुलिया बनाकर ऐसे क्यों घूम रहे हो चूतियो, जिस पर जूलियन कहता है क्योंकि माउंटेन मैन फेस्टिवल है इसलिए। अब वो दोनों वापस अंदर टेंट में अपना अधूरा काम पूरा करने चले जाते हैं और इधर फेयर लेक सिटी दिखाई जाती है जहां एक कलीन वेबर नाम की रिपोर्टर बता रही होती है इस फेस्टिवल के बारे में और बताती है इस मौके पर हैलोवीन में बाहर से जवान लोग मजे करने आते हैं और अपने कैमरामैन से कहती है वीडियो को बस रोक दो और अब मैं इन लोगों से दूर कहीं खुली हवा में रनिंग करने जा रही हूँ और चली जाती है। और अब ये कपड़े बदलकर जंगल में भाग ही रही होती है कि इसके सामने एक वैश्य थ्री फिंगर आता है जिसको देखकर ये गुस्सा होती है और कहती है तुम बच्चों से मैं थक गई हूँ,
यूं डरावना हुलिया बनाकर डराना बंद करो और तुम्हारी माँ की आई मीन फक यू। और बीच वाली उंगली दिखाती है, जिससे थ्री फिंगर अपना बड़ा सा छुरा निकालकर काट देता है। अब ये चिल्लाती है और भागती है। वहीं एक बुढ़ा आदमी से बुलाता है और किसी जगह छुपा लेता है और एक कपड़ा देता है खून का रोकने के लिए। वो वैशी भी इसे ढूंढ रहे होते हैं। इस बुढ़े का नाम मैनार्ड था। अब ये बाहर आता है और कहता है रास्ता साफ है, आ जाओ। अब रिपोर्टर बाहर आ जाती है और तब देखते हैं ट्विस्ट। मैनार्ड कहता है लेकिन मैं एक चीज तो भूल ही गया, और कुल्हाड़ी उठाकर रिपोर्टर के पेट में मारता है और एक उसके हाथ पर जो अलग होकर हिलने लगता है। अब ये तीनों वैशी भी यहाँ आ जाते हैं। तब हमें पता चलता है ये चारों मिले हुए हैं और ये मैनार्ड इन तीनों वैशियों का दादा है। अब मैनार्ड इनसे कहता है कोई मुझे हाथ देगा, तो इनमें से एक कटा हुआ हाथ उठाकर देता है, जिस पर मैनार्ड इनको गाली देकर कहता है बॉडी को उठाओ। अब इधर ये पांचों फ्रेंड अपना ब्रेकफास्ट खा रहे होते हैं, जहां हम बिली के पास कुछ ड्रग भी देखते हैं और ये वहीं फ्रेयर लेक सिटी जा रहे हैं। अब क्रस कहती है हम यहाँ क्यों हैं और वहाँ क्यों जा रहे हैं, मुझे घर जाना है। जिस पर जूलियन पूछता है क्या तुम्हें फेयर लेक की हेलोइन पार्टी का नहीं पता? 1817 में वहाँ वेश्यों ने हमला किया और एक ही रात में सभी इंसानों को मार दिया और उनको जलाकर खाया भी, इसलिए फेस्टिवल मनाया जाता है उनकी याद में। तब क्रूज और डर जाती है, जिस पर बिल्ली उसको कहता है सिर्फ एक रात की बात है, और वो मान जाती है। अब सीन जाता है वेश्यों के घर में, जहां वो रिपोर्टर को काट रहे होते हैं कि तभी इनका दादा मैनार्ड वहां आता है और पर्स दिखाकर कहता है ये क्या है, और खूब गालियां देता है, डांटता है और कहता है अगर ये किसी इंसान को मिला तो यहाँ पुलिस आएगी, और अब तुम कोई ऐसी जगह रहते हो जहाँ आसपास आबादी है। 1000 बार तुम लोगों को समझाया है पर तुम समझते नहीं, और चला जाता है। और वहाँ रोड पर एक पुलिस की कार में एक शेरिफ एंजेला और उसका पार्टनर केविन दिखाए जाते हैं, जो शायद फेयर लेक ही जा रहे हैं। और इधर ये पांचों दोस्त भी अपनी कार में हंसते खेलते फेयर लेक की तरफ जा रहे हैं और बातें कर ही रहे होते हैं कि मैनार्ड इनके सामने आकर रुक जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में इनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है और बुरी तरह डैमेज हो जाती है। लेकिन खुशी की बात यह थी उस टाइम कोई एयरबैग भी नहीं थे और इनमें से किसी को एक भी खरोच नहीं आती। खैर अब ये कार से निकलकर देखते हैं तो मैनार्ड उल्टा पड़ा था। अब तीनों लड़के जाते हैं देखने, जिस पर जूलियन कहता है शायद ये मर गया है। इस पर बिल्ली कहता है लेकिन गाड़ी तो इस चूतिए से टच भी नहीं हुई, और इसे उलटकर देखता है कि मैनार्ड बिल्ली पर हमला करता है, जिस पर जूलियन इसको किक करता है, जिससे उसका हथियार गिर जाता है। ये तीनों लड़के इसको खूब मारते हैं और उधर वो तीनों वैशी भी थे, जिनमें थ्री फिंगर तीर मारने के लिए रेडी हो जाता है। और तभी वो दोनों पुलिस वाले भी यहाँ आ जाते हैं, जिससे थ्री फिंगर एरो को रख लेता है। अब एंजेला कहती है अपने हाथ बांधो और पीछे मुंह करके उल्टे पैर मेरी तरफ आओ, और अब जाकर मैनार्ड को भी पकड़ लेती है, जिसे तीनों मैनार्ड के पोते भी देख रहे होते हैं। अब एंजेला कॉल करके पुलिस वैन बुलाती है और सबको उसमें डाल देती है, और उधर केविन को स्टूडेंट्स की कार से ड्रग मिल जाता है। अब एंजेला केविन को यहीं रुकने का कहती है जब तक ट्रक आए टूटी कार को लेने, और अपनी कार में बैठकर निकल जाती है। वहां छुपे हुए वैशी अकेले केविन को देखकर खुश हो जाते हैं और भागकर केविन के पास आते हैं। केविन उन्हें वहीं रुकने का कहता है, लेकिन थ्री फिंगर इसके दोनों पैरों पर एक एक तीर मार देता है और अब केविन को पकड़ लेते हैं। पहले इसके दोनों कान काटते हैं और फिर इसके खोपड़ी में चाकू मार देते हैं, जिससे वो बेचारा हाथ पर गन रखे ही मर जाता है। अब सीन जाता है जेल में, जहाँ एक डॉक्टर बिली के जख्म पर टाँके लगा रहा होता है और चला जाता है, और सारे दोस्त परेशान होते हैं और बिली को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं क्योंकि उसके ही ड्रग्स थे। अब बिली कहता है 2 मिनट रुको, और शेरिफ एंजेला से कहता है ये ड्रग्स मेरे हैं, बाकी लोगों को जाने दो, जिस पर वो सभी लोगों को छोड़ देती है सिवाय बिली के। अब क्रस कहती है हम कुछ खाने को ला देंगे, और सभी दोस्त चले जाते हैं। मैनार्ड कहता है मुझे क्यों नहीं छोड़ा, जिस पर एंजेला कहती है तुमने लड़के को बहुत जख्मी किया है इसलिए। अब बाहर कैमरामैन पूछता है रिपोर्टर क्यों नहीं आई, तो अपनी साथी को न्यूज़ देने का कहता है, और वहाँ सभी हेलोइन्स ड्रेस में थे और थ्री फिंगर भी वहीं घूम रहा था। दूसरी तरफ एंजेला को पुलिस रिकॉर्ड में मैनार्ड का पता चल जाता है, जिसका वो यूएस मार्शल को बताती है कि वो 30 साल से भाग रहा है, मर्डरर है, और मैनार्ड को कहती है कि कल तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें लेने आएंगे, जिस पर मैनार्ड कहता है तुम उस वक्त तक जिंदा नहीं बचोगी। एंजेला उसको हल्के में लेती है, और इधर ये दोस्त भी एक मोटेल में आ गए थे। वहाँ वैसे टेलीकॉम टावर को गिरा देते हैं, जिससे सारे फोन के सिग्नल चले जाते हैं। वैसे इतना दिमाग वैशियों में। खैर उधर जूलियन बताता है बिल्ली के डैड कल यहाँ आएंगे और उनके पास बहुत पैसा है, तो उसकी फिक्र ना करो और चलो फेस्टिवल में चलते हैं, जिस पर सभी लोग मना करते हैं। अब ये तीनों वैशी बिजली घर में आ घुसते हैं और सिक्योरिटी ऑफिसर भी इनको अंदर आता देख लेता है। उसे लगता है बच्चे हैं और इन्हें रोकता है, लेकिन ये तीनों
तीनों वैशी उसे ही बांधकर बिजली के बड़े तारों में लटका देते हैं, जिससे इनके दोनों काम हो जाते हैं। लाइट भी चली जाती है और ऑफिसर भी मर जाता है। अब आधे शहर में लाइट नहीं होती, जिस पर मेनार्ड हंसता है और कहता है मेरे पोते आ गए हैं, अब सब मरेंगे। अब भी एंजेला को ये एक कोइंसिडेंस ही लग रहा था। खैर, अब वहाँ फेस्टिवल में अभी लोग जा ही रहे होते हैं कि एंजेला का पुलिस कोलिग भी सिक्योरिटी दे रहा था। अब यहाँ एक लड़की आती है और इन दोनों में कुछ डबल मीनिंग बातें होती हैं और अगले पल ये दोनों कार के अंदर इंटीमेट होते हैं। एंजेला इससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ये तो बिजी था। अब एंजेला थोड़े सीरियस लेती है मेनार्ड की बातों का। उधर बिल्ली के सारे दोस्त मोटल में थे, जहाँ क्रूज कहती है उसके लिए खाना ले जाने का और निकल जाती है। रास्ते में उसे थ्री फिंगर मास्क लगाए दिखता है। अब ये क्रूज के पीछे भागता है। वहाँ जूलियन भी बोर हो रहा था, तो वो भी बिल्ली को देखने जाने का कहता है और यहाँ थ्री फिंगर क्रूज के पेट में चाकू मार देता है और उसका पेट चीर कर उसकी आंतें निकाल कर उसे ही खिलाता है। और वहीं हम देखते हैं इनके पीछे जूलियन भी जा रहा था, लेकिन वो इन्हें देख नहीं पाता। अब क्रूज मर गई थी और अब पुलिस स्टेशन में जूलियन आता है, जिस पर एंजेला कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जूलियन बताता है मैंने सोचा बिली और क्रूज के साथ थोड़ा वक्त गुजार लूँ, जिस पर बिली कहता है क्रूज यहाँ नहीं है। अब मेनार्ड कहता है एक और डेड बॉडी लिस्ट में जुड़ गई, जिस पर जूलियन कहता है ये बुढ़ा क्या बकवास कर रहा है। तब बिली जूलियन को बताता है ये बुढ़ा इस बात का दावा कर रहा है कि कोई भी जिंदा नहीं बचेगा और इसके बच्चे उसे लेने आ रहे हैं। तब जूलियन एंजेला से कहता है अगर ये सच्चा हुआ तो क्या होगा, मुझे भी यहीं रुकने दो, और वो कुछ देर की इजाज़त देती है। अब जूलियन बिल्ली को बताता है उसके फादर कल आ रहे हैं बेल के लिए और होटल में लीटा और गुस इंटीमेट हो रहे होते हैं। अब उनमें से एक कहता है मैं कपड़े बदल लूं इससे पहले जूलियन आए। अब गुस खाने खा रहा होता है कि दरवाजे पर नॉक होता है और वो खोलता है तो वहाँ एक वेशी था, जिसको गुस को कस्ट्यूम पहने तीने समझकर दरवाजा बंद कर देता है। लीटा पूछती है कौन है, गुस बताता है कोई बच्चा है। अब दोबारा नॉक होता है तो दूसरा वेशी था और पहला वेशी वहीं छुपा खड़ा होता देख रहा था। ये दोनों उसको पकड़कर ले जाते हैं और लीटा वॉशरूम से ही कहती रह जाती है वहाँ क्या हो रहा है, और जल्दी से कपड़े पहनती है और एक स्टील का रोड लेकर दरवाजे के पीछे छुप जाती है। अब बाथरूम में एक वेशी आता है जो मिरर में खुद को देखता है। इतने में लीटा इस पर हमला करती है और भागती है, लेकिन वैशी को कुछ नहीं होता, वो इसे पकड़ लेता है। तभी लीटा के हाथ में नाइफ लगती है, जिससे वो वैशी पर वार करके भाग जाती है। पुलिस स्टेशन में कोई गेट पर आता है। बिल्ली को लगता है क्रूज है, लेकिन वो एंजेला का बॉयफ्रेंड था जो कुछ कैंडल्स लाया था और अब वो कुछ खाने के लिए लेने चला जाता है। अब सीन जाता है वेशियों के ट्रक पर, जहाँ इन लोगों ने घुस के हाथ पैरों को खींचकर बांधा हुआ था और अब तीनों वैशी हथौड़े लगाकर इसकी टांगों पर मारते हैं। बेचारा घुस मदद मांगता रह जाता है और ये तीनों इसकी टांगें तोड़ देते हैं। और अब ये ट्रक लेकर पुलिस स्टेशन के सामने आते हैं, जिसे देखकर मेनार्ड कहता है ये मेरे बच्चे हैं और वो आ गए हैं मुझे लेने। अब वो तीनों वैशी ट्रक से घुस को फेंकते हैं, जो अभी जिंदा था और हेल्प मांग रहा था। एंजेला और जूलियन और एक और वर्कर बाहर उसे बचाने आते हैं, लेकिन इतने में ही वो ट्रक घुमाकर लाते हैं और उसको कुचल देते हैं। इसे देखकर जूलियन को उल्टी हो जाती है और अब ये तीनों स्टेशन में वापस आते हैं। एंजेला बिल्ली को सेल से निकाल देती है और जूलियन और बिल्ली को गन देती है इनसे बचने के लिए, जिस पर बिल्ली क्रूज को ढूंढने का कहता है, लेकिन एंजेला बाहर जाने को मना करती है और विंडोज पर नजर रखने का कहती है। अब वहाँ मूज एंजेला को बताता है कि ली की शॉप यहीं करीब में है और उसके पास रेडियो जनरेटर है, हम उसके जरिए किसी को मदद के लिए बुला सकते हैं। जिस पर एंजेला अकेला जाने को कहती है और सबको यहीं रुकना कहती है, ताकि वो तीनों वेशी अंदर ना घुस पाए। अब एंजेला गन लेकर बाहर निकलती है और उस स्टोर तक पहुंच जाती है और शॉप का गिलास तोड़कर अंदर भी घुस जाती है। और अंदर आने पर जनरेटर मिल भी जाता है, लेकिन थ्री फिंगर भी इधर से गुजर रहा होता है और ली का एडवर्टाइजिंग बोर्ड उठाकर अंदर चला जाता है। अब अंदर शेरिफ जनरेटर में गैस डाल रही होती है कि उसे किसी के होने का एहसास होता है और वो जाकर बाहर फायर करती है, लेकिन ये वही ली का एड था। अब वापस आकर वो रेडियो स्टार्ट कर लेती है और उसकी बात किसी टेडी नाम के लड़के से होती है, जिससे वो सब बताती है। लेकिन टेडी अपने डेस्कटॉप पर देखता है फेयर लेक में फेस्टिवल है, तो शायद ये लोग मजाक कर रहे हैं। उधर स्टेशन में बाहर लीटा दरवाजा खटखटाती है, जिस पर उनमें से एक फायर करता है, जिसकी आवाज से टेडी भी रेडियो में सुन लेता है। और अब एंजेला कहती है शायद अब तुम्हें यकीन हुआ होगा, और एंजेला बाहर देखने जाती है। रेडियो ऑफ हो जाता है। उधर बिली गेट खोलकर देखता है लीटा को और उसको उठाता है और अंदर ले आता है। अब एंजेला भी स्टेशन के अंदर जा रही होती है, जिसे ये तीनों वैशी वहीं खड़े देख रहे होते हैं और वो अंदर आ जाती है। बिली लीटा से क्रूज का पूछ ही रहा होता है कि मेनार्ड फिर अपनी बकवास शुरू कर देता है, जिस पर बिली उसको मारने दौड़ता है, लेकिन एंजेला रोक लेती है। अब मेनार्ड कहता है मुझे जाने दो तो शायद तुम कल का उगता सूरज देख पाओ, लेकिन एंजेला उसको कहती है
तू कहीं नहीं जाएगा दद्दू। अब एंजेला से सब पूछते हैं क्या कोई मदद के लिए आ रहा है, जिस पर एंजेला कहती है मुझे नहीं पता, क्योंकि उसको मेरी बातें मजाक लग रही थी। अब बिली क्रूस को ढूंढने जाने का कहता है और एंजेला से कहता है मैं क्रूस को हर चीज से ज्यादा प्यार करता हूँ, तो या तो मुझे वापस से कैद करो या जाने दो। अब एंजेला उसको गन देकर ख्याल रखने का कहती है। जूलियन भी साथ चलने को कहता है और ये दोनों स्टेशन से बाहर आ जाते हैं। अब ये दोनों दोस्त क्रूस को ढूंढ ही रहे होते हैं कि इन्हें थ्री फिंगर के हंसने की आवाज़ आती है और अब ये दोनों घबरा जाते हैं और भागते हैं और क्रिस की लाश तक पहुंच जाते हैं और बिली इसकी लाश को साथ ले जाने का कहता है। तभी वहाँ थ्री फिंगर आ जाता है और बिली गन लेकर फायर करता है और अब जूलियन बिली इसके पीछे भागते हैं, जहाँ पीछे जूलियन पर एक वैशी कूद जाता है और आगे छुपा खड़ा एक वैशी बिल्ली पर हमला कर उसे भी गिरा देता है। अब जब बिल्ली की आँख खुलती है तो उसका सर छोड़कर बाकी जिस्म जमीन में धंसा हुआ था और वहीं जूलियन भी पड़ा था। जिसको होश आता है तो वो अपना पैर जंजीर से बंधा देखता है। दोनों मदद के लिए चिल्लाते हैं। इतने में सामने से थ्री फिंगर खेत जोतने वाला ट्रक में इनकी तरफ आ रहा होता है। जूलियन बिल्ली को छोड़ पीछे हट जाता है और थ्री फिंगर ट्रक को घुमाकर लाकर बिल्ली के सर की तरफ से उसके सर को कुचल देता है और आगे जूलियन भी भागता हुआ गिर जाता है क्योंकि चैन थी। अब इस पर भी थ्री फिंगर ट्रक चढ़ा देता है जिससे उसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब सीन जाता है स्टेशन में, जहाँ एंजेला कहती है हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते, किसी को मदद के लिए जाना होगा, जिस पर वो मोज को जाने का कहती है। उधर मेनार्ड लीटा को एंजेला को समझाने का कहता है ताकि वो खुद की जिंदगी बचा पाए। तब लीटा एंजेला को कहती है तुम उन्हें वो क्यों नहीं देती जो उन्हें चाहिए, जिस पर एंजेला कहती है मुझे इंसाफ करना है और इसे छोड़कर क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को इंसाफ मिलेगा, और मूस को अपनी कार तक छोड़ने आती है। अब मूस वहां से निकल जाता है। ये दोनों वॉकी टॉकी से बात कर ही रहे होते हैं कि आगे रोड पर नुकीला वायर बिछा था, जिससे मूस की गाड़ी डिसबैलेंस होकर एक्सीडेंट हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है, जिससे इन दोनों का संपर्क भी टूट जाता है। अब मूस को दिखाया जाता है जिसको बांधा हुआ है और वो वैशी भी वहीं कुछ तैयारी कर रहे होता है केरोसिन डालकर लकड़ियों पर। और वहाँ स्टेशन में रीटा कहती है बिली और जूलियन को कब तक आ जाना चाहिए था, शायद वो भी मर गए हैं, मैं यहाँ मरना नहीं चाहती। जिस पर एंजेला कहती है और तुम जाओगी कहाँ, बाहर जाना सुसाइड है, फेस्टिवल जल्दी खत्म हो जाएगा और मेरे डेप्यूटीज जल्दी आ जाएंगे, तो थोड़ा वेट करो। वहाँ इन तीनों वेशियों ने मूस को एक ड्रम में डाल दिया था और उन लकड़ियों पर रख दिया था। इधर मेनार्ड लीटा को एंजेला के खिलाफ भड़का रहा होता है और उसकी गन छीनने का कहता है और वहाँ वेशियों ने लकड़ियों में आग लगा दी थी, जिसकी तपिश से मूस चिल्लाता है और ये वेशी एक गैस का डिब्बा वहीं रखकर चले जाते हैं। इधर ये आवाज़ एंजेला भी सुनकर समझ जाती है, मतलब ये तीनों वेशी उसे करीब ही लाकर आग लगाए थे। अब एंजेला लीटा को गन देकर वहीं रुकने का कहती है और खुद बाहर आकर देखती है आग लगी है और कुछ आगे बढ़ते ही एक धमाका होता है जिससे एंजेला दूर जाकर गिरती है। अंदर मेनार्ड लीटा को कहता है मुझे खोल दो और तुम बच जाओगी, और लीटा उसकी बातों में आ जाती है। मेनार्ड को वहां से जाने का कहती है। तभी मेनार्ड कोई नुकीली चीज उठा लेता है और अब लीटा की आंखें फोड़ दी गई थी। वो बेचारी बाहर आती है और मेनार्ड भी, लेकिन एंजेला मेनार्ड को शूट करती है जिससे वो गिर जाता है और लीटा को देखने जाती है और वापस से लाकर मेनार्ड को बंद कर देती है और लीटा की आंखों पर पट्टी बांध देती है और लीटा को यहीं रुकने का कहती है और मदद के लिए बाहर जाती है, जहाँ वो एक कार देखती है। इसमें एंजेला का बॉयफ्रेंड था और कोई ट्रैप लगा हुआ था। एंजेला आकर जैसे ही कार का गेट खोलती है, जेसन का सारा पेट चिढ़ जाता है और सारा मामला बाहर आ जाता है। इतने में थ्री फिंगर ट्रक लेकर आता है और इस गाड़ी पर टक्कर मारता है, जिससे लीटा दूर हट जाती है और थ्री फिंगर को शूट करती है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता और गोली भी एक ही थी। अब थ्री फिंगर एंजेला को पीट पीट कर बेहोश कर देता है और घसीट कर ले जाता है। वहाँ स्टेशन में अंधी लीटा को मेनार्ड मेंटली हरेस कर रहा होता है, जिससे तंग आकर वो बाहर की तरफ चली जाती है। अब तीनों वैशी ट्रक लेकर आ जाते हैं, जहाँ अब अंदर एंजेला को बांधा हुआ था। अब मेनार्ड इसे बताता है कि शोडन का मुंह तुम्हारी तरफ है और उसका ट्रिगर का वायर तुम्हारे पैर में, जैसे ही तुम पैर रखोगी जमीन पर तो खेल खत्म। अब या तो जलो या इस आसान मौत को चुनो, और टेप से एंजेला का मुंह बंद कर देता है और स्टेशन में आग भी लगा देता है और बाहर आकर ट्रक में बैठ जाता है। अंदर आग की तपिश से एंजेला हील नीचे रखती है और गन शॉट से उसका खेल खत्म और वहां से ये चारों निकल जाते हैं। अब दिखाया जाता है अंधी लीटा को जो रोड पर रोती हुई जा रही है और एक ट्रक की आवाज़ सुनकर रोकने का बोलती है, लेकिन ये ट्रक उन्हीं वेशियों का था और थ्री फिंगर लीटा का हाथ पकड़कर उसे ले जाता है और अंदर बैठा देता है। लीटा कह रही होती है पुलिस को कॉल करो, लेकिन तभी मेनार्ड कहता है स्वागत है लीटा,
और वो सारे हंसने लगते हैं, जिसके साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो कैसे है भाइयों बहनों, कहानी की शुरुआत में दो लोगों को दिखाया जाता है जिनके नाम डारिया और निक हैं। वो लोग वेस्ट वर्जीनिया के इस जंगल में बाइक ट्रायल कर रहे थे और अब वो लोग एक गर्म पानी के तालाब के पास आकर रुकते हैं और अब वो दोनों नहाने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि एक वहशी उन्हें छुपा हुआ देख रहा था। लड़की अपने सारे कपड़े उतार देती है, सारे मतलब सारे, और अब वो दोनों उस जगह नहाकर रोमांस करके वहां से निकल जाते हैं। वहशी भी इनका पीछा करता है और आगे जाने पर लड़की देखती है कि एक लड़का साइकिल पर नहीं था। वो रुकती है और पूछती है, निक क्या तुम ठीक हो? इतने में निक की आवाज़ आती है। डारिया उस तरफ भागती है और निक के हाथ पर जख्म था। वो खड़ा होता है कि वहशी उसके मुंह पर एक तीर मार देता है और अब दूसरा वहशी भी आ जाता है और डारिया भागती है अपनी बाइक लेकर, लेकिन आगे जाने पर एक पेड़ों से बंधे नुकीले ट्रैप में फंसकर गिर जाती है। और अब ये 3 वहशी आ जाते हैं जो पुरानी हमारी 3 कहानी में थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब डारिया की गर्दन काट देते हैं और अब सीन जाता है कार पर जिसमें कुछ फ्रेंड्स थे जिनके नाम डैनी, टोनी और विक है। और ये हमें यहाँ पता चलता है किसी हॉट स्प्रिंग नाम के होटल में जा रहे हैं जिनके बारे में इन्हें बहुत कम पता है। विक बोलता है शायद वो डैनी की फैमिली वाले हैं क्योंकि वहाँ डैनी के वंशज कभी रहा करते थे। इस पर टोनी कहती है, मैं, तुम और मेरा भाई जो हमारे साथ हैं, हम ही डैनी की फैमिली हैं। अब सीन जाता है इस होटल में जहाँ एक ओल्ड लेडी जिसका नाम एग्नेस है, वो एक लड़के जैक्सन जो यहाँ का केयरटेकर है उससे फ्लर्ट करती है। इसके बाद दिखाया जाता है एक लड़का जो टायर सेट कर रहा होता है कार का, जिसका नाम ब्रियान है, और उसकी गर्लफ्रेंड जिलियन को। तभी टोनी का भाई रोड उनकी वीडियो बनाने लगता है। असल में ये सब टोनी और डैनी की कार से पीछे रह गए हैं। ये लोग भी वहीं हॉट स्प्रिंग जा रहे हैं। अब इनका एक और फ्रेंड चार्ली भी दिखाया जाता है। अब होटल में एक लेडी सैली को दिखाया जाता है जो जैक्सन के रिलेशन में है और ये दोनों यहाँ के केयरटेकर हैं। अब ये जैक्सन सैली को सिस्टर बोलता है और किस करता है। हद अंग्रेज यार तुमसे भी। खैर अब डैनी की कार यहाँ पहुँच जाती है जिनका इंतजार सैली और जैक्सन कर रहे होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है डैनी का इनसे कोई रिश्ता है जिसका पता करने भी वो यहाँ आया है। अब सैली और जैक्सन इनका वेलकम करते हैं। इतने में बाकी फ्रेंड्स भी यहाँ आ जाते हैं। अब दोनों भाई बहन इनको अंदर ले जाते हैं और सभी फ्रेंड्स इतने बड़े होटल को देखकर हैरान थे। अब जैक्सन इनको एक रूम में ले आता है काफी, जहां बड़ी टेबल थी, चेयर्स थी और खाना था, और जैक्सन और सैली इनको यहीं रेस्ट करने का बोलकर चले जाते हैं। अब ये सभी दोस्त इनको यहाँ कुछ अजीब लगता है, जिस पर डैनी कहता है, तुम्हें यहाँ की खूबसूरती नहीं दिखती क्या? इस पर ब्रियान कहता है, ये सब अच्छा है, वैसे भी हम कल चले जाएंगे। इस पर डैनी बोलता है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तो ब्रियान कहता है, क्या ये तुम्हारा घर है? जिस पर डैनी कहता है, हाँ हो भी सकता है, और कहता है एटलीस्ट 2 हफ्तों के लिए तो हम यहाँ पर रुक सकते हैं। क्यों विक? जिस पर विक कहता है, हाँ यहाँ बुक्स तो जरूर होंगी। ब्रियान को यहाँ नहीं रुकना था लेकिन मेजोरिटी रुकने वालों की थी। अब सीन जाता है ओल्ड लेडी एग्नेस पर जो तैयार हो रही थी, खुद को निहार रही थी। तभी डोर नॉक होता है। एग्नेस को लगता है जैक्सन है जो उसके सपनों का राजा है, लेकिन बाहर कोई नहीं था बल्कि एक खाली सामान रखने वाली ट्रॉली थी। अब एग्नेस इस पर अपना सारा सामान रखकर निराश होकर जाने लगती है कि तभी वहां रखा फोन बजता है जिस पर सामने से कोई आवाज नहीं आती और एग्नेस को एक कुल्हाड़ी लगती है जिससे वो दीवार पर चिपक जाती है। अब जैक्सन यहाँ आकर एग्नेस की गर्दन तोड़ देता है और कहता है, लड़को थोड़ा ढंग में काम करो। मतलब वहाँ वो वहशी थे जिनको सपोर्ट जैक्सन करता था। अब इन सभी फ्रेंड्स को एक गर्म पानी का पूल भी मिल जाता है जहाँ डैनी बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा यह पूरा मेरा है। डैनी और टोनी किस करते हैं जिसे वहाँ खड़ी सैली भी देख रही होती है और वो बहुत गुस्से में थी और वो वहाँ से चली जाती है। अब ये लोग अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। अब रात में जैक्सन को दिखाया जाता है जो इन तीनों वहशियों को कहता है, तुमको डैनी से दूर रहना है और कुछ वक्त के लिए उसके दोस्तों से भी। सही वक्त आने पर तुम लोगों को सब कुछ मिलेगा। और वो तीनों चले जाते हैं। अब सुबह होती है। डैनी रूम से बाहर चीजें एक्सप्लोर करने निकल जाता है और चार्ली और रोड डैनी और टोनी के रूम में कैमरा फिट करने का प्लान बनाते हैं। और रोड तो टोनी का भाई है, साला क्या हरामीपन चल रहा है इधर। टोनी बेड पर बैठी थी कि उसको कुछ ऊपर रूफ के खिसकाने की आवाज आती है। कपड़े पहनकर डैनी को देखने जाती है कि बाहर जैक्सन एग्नेस का ब्लड साफ कर रहा होता है।
टोनी अंदर चली जाती है। अब रोड और चार्ली इनके रूम में कैमरा फिट कर देते हैं। उधर ब्रियान और जिलियन मार्केट आए थे जहां एक ऑफिसर एग्नेस का पोस्टर लगा रहा होता है और इन लोगों को भी देता है ताकि उसका पता चले वो घर क्यों नहीं पहुंची। यहाँ टोनी स्टिल डैनी का पूछ रही होती है और अब इन्हें डैनी मिल भी जाता है। यहाँ जहाँ ये लोग एक पिक्चर देखते हैं जो सेम डैनी जैसी थी और ये यहाँ फोटोज में इस जगह का पूरा इतिहास था। अब ये लोग एक फोटो देखते हैं जिनमें कुछ लोगों के मुंह ढके थे। विक इनको कहता है ये पहाड़ों पर सेक्स करके बच्चे पैदा करते थे। जैक्सन ये देखकर विक को चिल्लाता है जिस पर डैनी जैक्सन को शांत करता है और इन्हें वेपन रूम में ले आता है जहां बहुत पुरानी कीमती बंदूकें थी और वहां एक तीर कमान भी था जिसको जैक्सन डैनी के दादा का बताता है। मतलब सच में इसका हक है इस जगह पर और डैनी उस कमान को उठाता है और अब जैक्सन इसको लेकर जंगल में आता है सिखाने के लिए कि शिकार कैसे होता है। यहाँ जैक्सन डैनी से उससे सभी दोस्तों के बारे में पूछता है। डैनी कहता है वो सब मेरी फिक्र करते हैं। इस पर जैक्सन कहता है हमसे ज़्यादा नहीं और हमने तुम्हें ढूंढा है। इस इलाके में इंटरनेट है और उसके ज़रिए। इस पर डैनी कहता है सिर्फ इस होटल के लिए। जैक्सन बोलता है इसके सिवा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो तुम्हें संभालनी है और आगे आकर एक पेड़ पर लगी सीढ़ियों के जरिए ऊपर चढ़ने का कहते हैं। वहाँ होटल में जिलियन और ब्रियान अभी आ गए थे और टोनी वो एग्नेस का पोस्टर देखती है और सभी लड़कों को कहती है डैनी को लाओ। मैं नहीं चाहती डैनी इन लोगों के साथ ज्यादा वक्त रहे। अब वहाँ जैक्सन और डैनी पेड़ पर थे। तभी एक हिरन आता है और जैक्सन समझाता है डैनी को किस तरह वार करना है। तभी वो ऑफिसर जो पोस्टर लगा रहा था एग्नेस के वो भी वहीं से गुजर रहा होता है और एक पेड़ रोड के बीच में गिरा था। वो उतर कर देखता है तभी उसे कुछ आवाज आती है और ये अपनी कार से गन निकाल कर जंगल की ओर आ जाता है और डैनी तीर चलाता है जहां ऑफिसर को तीर लगता है लेकिन आगे दिखाया जाता है ये तीर हिरन को ही लगा है और ऑफिसर को वैशी ने मारा है और ये चारों काफी दूर है एक दूसरे से। अब ऑफिसर गन चलाता है लेकिन थ्री फिंगर भागता है और जैसे ही ऑफिसर अब खुद खड़ा होकर चलता है वैशी एक सर के पीछे से तीर मारकर उसे मार देता है और वहाँ जैक्सन डैनी को होटल चलने का कहता है। ये डैनी को अजीब लगता है, मतलब शिकार किया क्यों जब मीट ही नहीं लेना था। वो जैक्सन से इस बात को कहता है जिस पर जैक्सन नाइफ देकर डैनी को कहता है तुम्हारा शिकार है खुद ही ले आओ जाकर। अब डैनी जाकर हिरन की गर्दन काट देता है जिसका सारा ब्लड डैनी के मुंह पर आता है। उधर विक भी जंगल में डैनी को ढूंढने आ गया था कि वो देखता है कि एक वैशी जो हिरन को खा रहा था और वापस पीछे भागता है जहां डैनी से टकराता है और दोनों खड्डे की तरफ जा गिरते हैं जहां नुकीले डारिया वाला वायर पड़ा था और उसमें डैनी फंस जाता है। अब जैक्सन भी वहां आ जाता है और अब दिखाया जाता है डैनी के जख्मों पर कुछ जड़ी बूटी सैली लगा रही होती है और उससे रोमांटिक बातें कर रही होती है। वो कहता है टोनी किसी वक्त यहाँ आने वाली है लेकिन सैली डैनी को किस करने वाली ही थी कि टोनी आ जाती है और टोनी बताती है विक भी जब से आया है ठीक नहीं है जिस पर सैली कहती है मैं उसको जाकर देखती हूँ और टोनी डैनी का मुंह साफ करने लगती है और अब ये दोनों बातें करते करते हंसते हैं और जख्मी हालत में भी रोमांटिक होकर इंटीमेट होते हैं और सैली भी उनकी आंखें सुन रही होती है, मतलब वो कहीं नहीं थी। अब सीन शिफ्ट होता है विक पर जो अभी भी डरा हुआ था तो रोड और चार्ली आकर उसकी वीडियो बनाते हैं और माउंटेन मैन बोलकर चिढ़ाते हैं। बाद में ये भी हंसने लगता है और उधर ब्रियान और जिलियन पूल में ही रोमांस कर रहे होते हैं और जिलियन को लगता है कोई करीब है। तभी ये तीनों बाहर आते हैं और रोड इनकी वीडियो शूट कर रहा था। जिलियन ने कोई कपड़ा नहीं पहने था। जिलियन इन्हें बहुत बुरा भला कहती है मजाक के लिए और अब सुबह होती है। डैनी उठता है और काफी कॉन्फिडेंट लग रहा था। कुछ टाइम बाद ये सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। डैनी कहता है मैं दोबारा इस होटल को ऊपर से नीचे तक ठीक करना चाहता हूँ। यहाँ कुछ तो बात है। ब्रियान अभी राजी नहीं था पर डैनी सबको इस काम के लिए पटा लेता है और आखिर में ब्रियान को भी, लेकिन जिलियन को यहाँ नहीं रुकना था इसलिए ब्रियान और जिलियन में काफी बहस होती है और ब्रियान के हाथ से जिलियन का बैग गिर जाता है जिसमें एक स्टैचू गिरता है। ब्रियान जिलियन से पूछता है ये क्या है। वो बताती है ये मार्केट में $2000 का है और ऐसे बहुत से उस पर्दे के पीछे हैं। अब ब्रियान के मन में लालच आ जाता है। जिलियन कहती है बाकी कमरों में भी ये होंगे। ब्रियान को इतने में एक खुफिया दरवाजा मिलता है जिस पर वो जिलियन को लेकर नीचे उतरने लगता है। अब आगे आकर ये लोग एक सर्कल हॉल में पहुंचते हैं जहां एक तरह की कोई गद्दी थी। जिलियन इस पर फैलाकर लेट जाती है। अब ये दोनों यहीं इंटीमेट होते हैं और सहेली भी इनको छुपकर देख रही होती है और उसका भी बहुत मन था ऐसा कुछ करने का। तभी हम देखते हैं तीनों वैश्य वहां जाते हैं और एक हथियार से ब्रियान के सर पर वार करते हैं जिससे वो गिर जाता है और जिलियन की टांगों को खींचकर जिस्म से अलग कर देते हैं और उसका गला भी काट देते हैं। अब एक वैश्य ब्रियान को मारने वाला ही था कि सैली उसको रोकती है और कहती है तुम लोगों को इंतजार करना था, तुमने बहुत गलत किया और इस जगह का अपमान किया है और कहती है तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ, ब्रियान मेरे साथ रहेगा। और अभी ब्रियान को रूम में लेटा देती है। उसके सर पर चोट थी इसीलिए वो हिल भी नहीं पा रहा था। अब सैली आकर
उसके साथ ज़बरदस्ती करती है। इतने में जैक्सन आ जाता है और कहता है इसके लिए अभी वक्त है, मतलब डैनी के साथ उसे करना है ये काम। खैर जैक्सन उसको मारकर किचन में लाने का कहता है। सैली भी अब खुद की हवस पर काबू कर ब्रियान को कहती है तुम मेरे दिल में रहो या पेट में बात एक है, और तकिया उसके मुंह पर रखकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ सारे दोस्त होटल का काम जो डैनी ने बताया था उसकी तैयारी कर रहे होते हैं। टोनी डैनी के बारे में पूछती है और विक को कुछ दरवाजे की ढूंढने लाने के कहती है, और अब डैनी टोनी को मिल जाता है और ये दोनों ब्रियान और जिलियन के बारे में पूछते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। और अब डैनी ज़्यादा फॉर्म में था तो ब्रियान जिलियन को बुरा भला कहता है, जिस पर टोनी कहती है वो तुम्हारे दोस्त हैं और मैं भी, और मैं तुम्हें बहुत टाइम से सपोर्ट कर रही हूँ। लेकिन डैनी बस यही कहता है वो मेरा कल था, ये आज है, ये मेरे लोग हैं। टोनी इस पर कहती है क्या तुमने अभी तक उनकी बातों को क्रॉस चेक किया है जो वो कहते हैं, और मैं काफ़ी लड़ाई के बाद डैनी गाली देकर चला जाता है। टोनी बहुत उदास हो जाती है जिसे रोड और चार्ली चुप करते हैं। उधर विक चाबियां ढूंढ लेता है और उसको ब्रियान और जिलियन के बैग दिखते हैं। तभी बराबर में कमरे में सैली और जैक्सन डैनी से बात कर रहे होते हैं कि ये होटल बहुत छोटी चीज़ है, तुम्हें किसी और चीज़ के मालिक हो और तुम्हें हम लोगों कुछ लोगों से मिलवाएंगे आज रात। ये सब विक सुन लेता है और अब रात में ये तीनों जंगल में जाते हुए दिखते हैं और विक भी इनका पीछा कर रहा था। अब ये तीनों एक बस्तियाँ पहुँचते हैं जहाँ के लोगों के चेहरे अजीब और दांत भी अजीब थे। जैक्सन कहता है हम इन लोगों का ख्याल सदियों से रखते आ रहे हैं, और एक तरह का कोई ड्रिंक डैनी को पिलाते हैं जिससे उसकी याददाश्त कमजोर हो जाती है और उसको चीजें साफ नहीं दिखती। अब जैक्सन कहता है ये लोग सदियों से मारे गए हैं, तुम एक ट्रू ब्लड हो, तुम्हें अब इनका ख्याल रखना है। विक भी ये सब छुपा हुआ देख रहा होता है। डैनी मदहोश हो रहा था। अब सैली भी कहती है सिर्फ तुम्हारा और मेरा खून सच्चा है और हम एक दूसरे के लिए बने हैं, और डैनी को किस कर लेती है। इससे देखकर विक कुछ मानने के लिए उठाता है, लेकिन एक वैश्य विक को पीछे से आकर पकड़ लेता है और अब डैनी भी उस ड्रिंक की वजह से इसे पहचान नहीं पाता। अब विक को उल्टा लटका दिया जाता है और 3 फिंगर इसका गला काट देता है और सारे गाँव वाले अपने अपने बर्तन से उसमें विक का खून भरते हैं। सैली एक प्याला डैनी को देती है जिसे पीकर पहले वो उलट देता है, लेकिन बाद में पूरा ही पी जाता है। अब यहाँ गाने बजते हैं। डैनी को सैली अपने साथ नचाने के लिए लाती है और यहीं अब सैली और डैनी सबके सामने इंटीमेट होते हैं। अब सुबह होती है। टोनी डैनी को देखने बाहर आती है और चार्ली और रोड बैग लेकर यहाँ से जाने को तैयार थे। दरवाजे पर नॉक होता है, लेकिन ये डैनी था। अब ये तीनों डैनी को घर चलने का कहते हैं, जिस पर डैनी कहता है ये मेरा घर है और कहता है तुम भी चले जाओ जहाँ जिलियन, ब्रियान और विक चले गए हैं। अब ये तीनों उससे पूछते हैं विक कहाँ है, लेकिन डैनी वहीं सोफे पर सो जाता है। तभी इन्हें कुछ स्मेल आती है और ये तीनों किचन में देखने जाते हैं जहाँ जैक्सन कुछ मीट पका रहा था, और वहीं रखे कटे हुए हाथ पैरों को ये लोग देख लेते हैं और ये वहां से भाग जाते हैं। अब तभी इन्हें एक फ्रीजर में कटा सर दिखता है। ये भागते हैं और अब दोनों तीनों वैश्य भी इधर आ जाते हैं और चार्ली इनके हाथ लग जाता है। ये चार्ली के मुंह में पानी का पाइप लगाकर उसका पेट फाड़ देते हैं। उधर रोड और टोनी को दिखाया जाता है जहां टोनी कहती है मैं डैनी को लेकर जाऊंगी। इस पर रोड कहता है वो खुद नहीं जाना चाहता और वो भी इस सब में मिला हुआ है। टोनी फिर भी उसकी बात नहीं मानती और वहां से जाकर एक गन उठा लेती है, और यहाँ रोड टोनी को ढूंढ रहा था कि दोनों तरफ से वैश्य आ जाते हैं। वो वहीं एक कमरे में छुप जाता है, लेकिन एक ट्रैप उसके पैर में फंस जाता है जो कि एक चेन से भी बंधा हुआ था, और अब ये चेन के साथ खींचकर उन वैश्यों के पास पहुंच जाता है जो इसके सर में चाकू मार देते हैं और ये भी मर जाता है। अब सीन जाता है टोनी पर जो डैनी को ढूंढ रही थी और सैली उसके सामने आ जाती है। टोनी सैली को कहती है मैं तुम्हारी असलियत जानती हूँ, डैनी नहीं, तुम इंसानों को खाते हो, कातिल हो। जिस पर सैली कहती है अगर डैनी को पता नहीं होता तो उसका बच्चा मेरे पेट में नहीं होता। अब टोनी शूट तो नहीं करती, लेकिन गन के पीछे से सैली को मारती है। इनमें लड़ाई होती है और टोनी सैली का मुंह खोलते पानी में डाल देती है और उसकी टांग पर शूट करती है। तभी डैनी वहां जाता है, टोनी को रोकता है और सैली के पास जाकर उसे कवर करता है और कहता है तुम मेरी फैमिली को क्यों मार रही हो, और मैंने कहा तुमसे यहाँ से जाओ, तुम गई नहीं, अब तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए, इससे पहले तुम्हें कोई मारे। तो ये सुनकर वो पीछे भागती है, लेकिन जैक्सन उसे पकड़ लेता है और उसके गर्दन पर चाकू रख देता है। डैनी कहता है इसे जाने दो, मैं तुम्हारे पास हूँ तो इसको छोड़ दो, लेकिन जैक्सन कहता है इसे अब सब पता है, यह बाहर गई तो सबको बता देगी और इसने मेरी बहन का भी ये हाल किया है। डैनी कहता है तो इसे मैं मारूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये तब जैक्सन उसे चाकू देकर जल्दी मारने को कहता है और सैली को जाकर देखता है। डैनी टोनी को भागना कहता है, लेकिन जैक्सन उसे पकड़ लेता है। टोनी उसकी चाबी निकालकर जैक्सन की आंख, नाक, मुंह सब में मार देती है, जिससे वो मर जाता है। और अब डैनी कहता है तुमने हम में से एक को मारा है, अब तुम नहीं बचोगी। ये रूप डैनी का बहुत बेरहम था। टोनी रो रही थी और कह रही थी तुम ऐसे नहीं हो। इतने पीछे से तीनों वैश्य आ जाते हैं। डैनी अपनी गन फेंक देता है और कहता है फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं, और पीछे से 3 फिंगर टोनी के पीछे से वार करके उसे मार देता है।
अब दिखाया जाता है होप स्प्रिंग में काफी बुढ़े लोग आए हुए हैं और डैनी उनका स्वागत करता है। वहाँ हमें दिखता है लिखा हुआ टोनी रेस्टोरेंट, डैनी ने उसकी याद में लिखा है। खैर अब डैनी तीनों वेश्यों के पास जाता है, उन्हें वो ड्रेस पहनाने को कहता है जो फोटोज में थी। अब ये सेली को भी ले आता है जिसकी एक टांग नहीं थी और ये लोग उसी जगह जहाँ जिलियन और ब्रियान इंटीमेट हुए थे वहीं आ जाते हैं और तीनों वैसे डैनी और सेली को इंटीमेट होते देखते हैं और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर कमेंट और लाइक भी।